हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 29 जून को हुए आरएस और पीएसआई के प्री पेपर का राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन डिस्कस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। जिसमें एक तरफ दे रखा है जैसे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय राजस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। ये सीधे सीधे फैक्ट है, ठीक है, इनको आपको याद करना है। जलवायु परिवर्तन नीति, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को 2023 में बनाई गई थी। राजस्थान का जो वन विभाग है इसकी स्थापना 1950 में करी गई है। और राजस्थान राज्य की जो पर्यावरण नीति है ये 2010 में आई थी। भारत में ये पहला राज्य था राजस्थान जिसकी सबसे पहले पर्यावरण की नीति आई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये हमको एज इट इज याद रखने हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ए का है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आरएस प्री में इस साल भी साक्षरता पे क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमको देखिए, जनगणना एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा आपको अंक देके जाएगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा समझने का कुछ है नहीं, इसको आपको यूं का यूं याद रखना है। याद रखना मुश्किल है, कठिन है पर संभव है, पॉसिबल है। आप इस चैप्टर को मल्टीपल रिवीजन से बार बार दोहरान करके इसको याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आप इस चैप्टर की एक रीडिंग लगाएं, फिर देखें कि आपको कितना याद है, रिकॉल करने की कोशिश करें, अपने घर पे अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएं, और जब आपको लगता है कि आपको याद होने लग गया है तो आप उसको लिख के देखें। ठीक है, इस तरह बार बार रिविजन करने से ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा और आपके बहुत आसानी से इसमें अंक आएंगे, क्योंकि इसमें सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है कोटा। ये टॉप का शहर है हमारा लिटरेसी में। टॉप का जो सेकंड और थर्ड शहर है वो भी इसी ऑप्शन में है कोटा के बाद जिसमें सर्वाधिक लिटरेसी रेट है राजस्थान में, वो शहर है जयपुर। उसके बाद है झुंझुनू, फिर सीकर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है माही बहुउद्देशीय परियोजना, माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में। पहले समझते हैं इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, फिर आते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, राजस्थान और गुजरात इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है माही बहुउद्देशीय परियोजना। इस संयुक्त परियोजना में राजस्थान ने 45% कंट्रीब्यूट किया है और गुजरात का कंट्रीब्यूशन है 55%। अगर हम थोड़ा लॉजिकली भी देखें तो गुजरात हमसे थोड़ा सा रिच स्टेट है, राजस्थान की स्थिति थोड़ी कम है, तो राजस्थान का कंट्रीब्यूशन भी उसी अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। ठीक है, याद रखने के लिए सिर्फ। तो इस परियोजना के तहत माही नदी पर 3 बांध बनाए गए। जैसे ही माही नदी मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में प्रवेश करती है तो बांसवाड़ा में इस पर माही बजाज सागर बांध है, और ठीक माही बजाज सागर के पीछे इसी बजाज सागर का पिकअप बांध है कागदी। और फिर जैसे ये राजस्थान से बाहर निकलती है, गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात में इस पे कडाना बांध है। तो ये 3 प्रमुख बांध है माही नदी पर, और ये योजना है राजस्थान और गुजरात की। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न था कि क्या राजस्थान और गुजरात 50-50 अनुपात में योगदान करते हैं? नहीं, गुजरात का योगदान हमसे 5% ज्यादा है, तो पहली बात तो करेक्ट नहीं है। दूसरा, इसके तहत माही नदी पर 3 बांध बनाए गए, जो कि करेक्ट बात है। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना बांध। तीसरा, कागदी बांध को माही का पिकअप बांध कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन ए गलत है और बी और सी करेक्ट है। सही कथन ये चुनना है हमें, तो इसका आंसर है 1। पिकअप बांध क्या होता है कि किसी बड़े बांध के बाद एक छोटा बांध बनाया जाता है, जो थोड़ा छोटा बांध होता है वॉल्यूम आयतन की दृष्टि से। बड़े बांध का जब पानी सरप्लस होता है, उसको छोड़ा जाता है, तो वो पहले पिकअप बांध में आता है। पिकअप बांध के बाद उस पानी को धीरे धीरे करके सिंचाई या अन्य पर्पस के लिए उसको छोड़ा जाता है, ठीक है, अन्य गांवों की तरफ, जिससे बाढ़ का खतरा टलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, अभिलेखित वन क्षेत्र है, उसका प्रतिशत कितना है? तो ये 2024-25 में राजस्थान के वन विभाग की एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिपोर्ट है उसके पहले ही पेज पर ये डेटा दे रखा है। ठीक, तो ये डेटा हमको वहां से याद रखना है। ये है 9.64%। ठीक है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी जनगणना 2011 से। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, देखिए जैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पे शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज्यादा है, और जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे ट्राइब की जनसंख्या ज्यादा है, जनजाति की। तो हमसे पूछी जा रही है जनजाति, यानी राजस्थान का दक्षिणी भाग होगा। जो ऑप्शन से भी हमें क्लियर हो रहा है कि सारे ऑप्शन आपको वहां के दिए। अब यहां पर आपको एक ही जगह फंसाया जा सकता है, वो है प्रतिशत या संख्या में। तो इन्होंने पूछा है प्रतिशत, बस यहां ध्यान देना आपको। अगर आपसे पूछी जाती संख्या कहां ज्यादा है तो उसका आंसर होता उदयपुर, लेकिन इन्होंने आपसे पूछा है प्रतिशत। ठीक है, जब प्रतिशत की बात होती है तो उदयपुर यहां से आउट हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर का एरिया बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा होने से प्रतिशत कम हो जाता है। तो प्रतिशत किनका ज्यादा है तो वो है बांसवाड़ा का, उसके बाद डूंगरपुर का, और आपको तीसरा भी अगर स्थान याद रखना है तो वो है इसी के पास में प्रतापगढ़। ये तीन जगहें ऐसी है जहां अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लखवार बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बेनिफिशियरी स्टेट नहीं है? पहले जानते हैं कि लखवार परियोजना क्या है, कहां है। तो भारत में एक प्रमुख नदी है यमुना। यमुना नदी में देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पर एक बांध बनाया गया है इसी नदी पर, लखवार। तो ये लखवार सिर्फ एक बांध नहीं है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना से लाभ लेने वाले राज्य 5 है और एक है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उसी के पास उत्तराखंड, नीचे की तरफ हरियाणा, हरियाणा में एक केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक, अब आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में हमसे पूछा कि कौन सा राज्य इससे लाभार्थी नहीं है? हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश भी है, कौन सा नहीं है? पंजाब। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक, अगला प्रश्न है सालार वनों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमको पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है कि अरावली पहाड़ियों की उच्च ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर एक सर्टेन ऊंचाई के बाद सालार के वन आपको देखने को मिलते हैं। धोक, कटीरा, धावड़ सालार वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है, बिल्कुल ठीक बात है। ये इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियों का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। देखिए इनकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती है, तो उनका प्रयोग हर उन चीज में किया जा सकता है जहां स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन इसका एक कमर्शियल यूज भी है, वो है ये लकड़ी के पैकिंग बॉक्स बनाना। ठीक, तो इसका इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आप याद रख लेना इसके साथ। ये राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। अब जरा इसका पहला ऑप्शन देखिए, ए और डी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों। अगर वो अरावली में है तो फिर वो जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र में नहीं हो सकता। इसका मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी, तो इसका आंसर होगा 4th, केवल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना से, राजस्थान के कितने जिलों की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से कम है? हमारे स्टेट की जो औसत साक्षरता दर है वो है लगभग 66.1%, और इससे कम जितने जिले हैं वो है 19। अब ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से याद किया है तो आपको कुछ भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके दिमाग में सीधा डेटा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी, ये करेक्ट बात है। 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत ने आकर इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला रखी थी। आईजीएनपी पर सिंचाई के उद्देश्य से 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा और समझते हैं, फिर वापस प्रश्न पे आएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लिफ्ट कैनाल क्या होती है। तो लिफ्ट कैनाल ऐसा समझते हैं हम कि हमारी जो धरती है ये कई जगह समतल नहीं होती, इसमें ढलान होती है। तो मान लीजिए जो नीचे का बिंदु है और ऊपर का बिंदु है, अगर नीचे से आपको ऊपर की तरफ पानी पहुंचाना है तो वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली पानी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो उल्टा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस स्थान से इस स्थान पानी पहुंचाना है तो ये असंभव तो नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां से पानी को लिफ्ट करते हैं।
फिर पानी फ्लो से इस तरफ जाता है। तो इस प्रकार पानी को लिफ्ट करके जो पानी छोड़ा जा रहा है इसको कहते हैं लिफ्ट कैनाल। तो अब आते हैं हम इंदिरा गांधी नहर की तरफ। तो इंदिरा गांधी नहर में जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसके दो तरफ, एक तरफ राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो स्लोप है वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण की ढाल के अकॉर्डिंग है, लेकिन लेफ्ट साइड में ऊंचा भाग आता है। तो ऊंचे भाग पे पानी सप्लाई करने के लिए लिफ्ट कैनाल बनाई गई है। तो इंदिरा गांधी नहर पे 7 लिफ्ट कैनाल्स बनाई गई है। ठीक, अब हम उनके नाम देखते हैं और साथ में उनके पुराने नाम भी देखते हैं। ठीक है, तो एक रिवीजन करते हैं इनका। सबसे पहली जो लिफ्ट कैनाल है वो है चौधरी कुंभाराम आर्य, जिसका पहले नाम हुआ करता था गंदेली सावा। देखिए अब जो नाम लिखे हैं ये सारे किसी न किसी महापुरुषों पर है, और पहले के जो नाम थे ओरिजिनली शुरुआत में जो नाम रखे गए वो स्थान के नाम पे रखे गए थे। ठीक, दूसरा है कंवर सेन लिफ्ट कैनाल, जिसका पहले नाम हुआ करता था लूण करणसर। इसी तरह पन्नालाल बारूपाल का गजनेर, तेजाजी का बांगड़सर, करणी सिंह का कोलायत, गुरु जंबेश्वर का फलोदी और जयनारायण व्यास का पोखरण। ठीक, अब आते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो इंदिरा गांधी पहला स्टेटमेंट तो हमने कहा कि करेक्ट है, 31 मार्च 1958 को ऐसा हुआ था। आईजीएनपी पर सिंचाई के उद्देश्य से 7 लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि थर्ड ऑप्शन, ए और बी दोनों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी और उनका उद्गम स्थल, ओरिजिन प्लेस, दोनों मैच नहीं है। ठीक है, तो एक नदी है सोम, जो माही की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। सोम का उद्गम होता है उदयपुर में बीछामेड़ा की पहाड़ी से, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी से, ये भी ठीक बात है। विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है माही नदी मध्य प्रदेश में। खमनौर से निकलती है रूपा रेल, ये गलत स्टेटमेंट है। खमनौर की पहाड़ियों से राजस्थान में बहने वाली, पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी निकलती है, जिसका कि नाम है बनास नदी। तो फिर ये रूपा रेल नदी कहां से निकलती है? तो ये रूपा रेल जो नदी है ये निकलती है अलवर में स्थित उदयनाथ हिल्स से। उदयनाथ हिल्स जो कहां स्थित है? अलवर में, यहां से निकलेगी रूपा रेल नदी। ठीक, तो इस प्रकार आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि ये मेल नहीं खा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व राजस्थान में जैसलमेर का है, और वो भी है 17। तो हम सिर्फ इतना ही याद ना रखें, हम उसके साथ उसका डेटा भी याद रख सकते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है। इसका एक कारण यह भी है कि वहां क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। एक तो क्षेत्रफल इतना बड़ा, ऊपर से वहां कृषि नहीं होती, ठीक है, बंजर जमीन ज्यादा है, इस वजह से लोग वहां कम रहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में एक कथन और एक कारण है। ठीक है, अदर्शन है और रीजन है। आइए चेक करते हैं इसको। आईजीएनपी की सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने डिस्कस किया था कि लिफ्ट नहर आईजीएनपी की जो धारा है उसके बाईं तरफ, लेफ्ट तरफ की जो भूमि है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है, तो वहां पे आप पानी पहुंचाने के लिए आपको लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ेगी। तो आईजीएनपी की सभी लिफ्ट नहरें बाईं तरफ है, ठीक, और बाईं ओर का भूभाग ऊपर उठा हुआ है, जो ठीक इसी का कारण है। बिल्कुल ठीक है, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन 1। अब जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा स्थित है, आइसोबार लाइन। 2 महीने ऐसे हैं, जनवरी और जुलाई, जिसमें आइसोबार लाइन मार्क करी जाती है राजस्थान में। जनवरी महीने में 2 आइसोबार लाइन होती है और जुलाई के महीने में 4। पहले आइए हम आइसोबार लाइन देखते हैं जुलाई महीने की, जुलाई माह की समदाब रेखाएं। ठीक, तो जुलाई माह में 997, 98, 999, 1000, इस तरह 4 समदाब रेखाएं निकलती है। सबसे पहली जो रेखा है 997 की, ये गुजरती है जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर से। 998 की समदाब रेखा निकलती है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू की तरफ। और जो हमारे प्रश्न में पूछी गई हमसे 999, ये निकलती है जालोर, पाली, अजमेर, टोंक होते हुए सवाई माधोपुर की तरफ। और एक है 1000 मिलीमीटर की, ये जाती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ की तरफ। आइए प्रश्न पे लौटते हैं। हमारा प्रश्न है कि 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, जालोर, पाली और अजमेर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में
निम्नलिखित में किस जिले की नगरीय जनसंख्या सबसे कम है? यह भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नगर और ग्रामीण जनसंख्या का एक टॉपिक है उसमें। तो नगर की जनसंख्या सबसे कम है प्रतापगढ़ में। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगले प्रश्न में लिफ्ट नहरों को उनके पुराने नाम से मैच कराना है। जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे हमने इनके पुराने नाम, ये आपने देखा था कुंभाराम आर्य का नाम है गंदेली साहवा, कंवर सेन का नाम था लूणकरण सर, पन्नालाल बारूपाल गजनेर, ठीक है, तेजाजी का बांगड़ सर, करणी सिंह का कोलायत, गुरु जम्बेश्वर का फलोदी और जय नारायण व्यास का पोखरण। तो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पन्नालाल बारूपाल, तो इसका नाम है गजनेर। ए का ऑप्शन है 4। तो सबसे पहले जैसे हमको ए का 4 मिल गया, तो हम देखते हैं ए का 4 किस में नहीं है, इन दो में नहीं है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर तेजाजी लिफ्ट, इसका तेजाजी लिफ्ट का पहले नाम हुआ करता था बांगड़ सर, यानी बी का है 1, और बी का 1 किस ऑप्शन में है? थर्ड में। तो आपको सीधा ही सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं, अपना सीधा आपने एलिमिनेट करना शुरू किया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप बाकी भी मैच करा सकते हैं, वो मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली भी हमको कई बार वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा डेटा हमको याद हो और पता हो। तो जितना डेटा हमें पता है उसका एफिशिएंटली यूज करके ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए हमें। चलिए आगे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जैसे राजस्थान में एक घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां हैं, हॉर्स शू शेप्ड हिल्स हैं 12 हाड़ौती में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हाड़ौती में एक घोड़े के नाल के आकार में पहाड़ियां बनी हुई है। दूसरा, लूनी बेसिन की पूर्व सीमा पर काला भूरा डूंगर है। बिल्कुल ठीक है, लूनी बेसिन की जो पूर्व सीमा है जहां पाली समाप्त हो रहा है, इसी जगह पर काला भूरा डूंगर है। फिर बेल का मगरा सिरोही में एक जगह है जहां पे वोलेस्टोनाइट मिलता है, और ये वोलेस्टोनाइट जो खनिज है इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। 100% प्रोडक्शन करता है राजस्थान इसका, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। अगला है अरावली पर्वतमाला आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। नहीं, अरावली पर्वतमाला धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, ये धारवाड़ सीरीज की रॉक है, ये आग्नेय नहीं है, इग्नस नहीं है। इसका मतलब डी गलत है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है। तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? आपसे फिर प्रतिशत पूछा गया, परसेंटेज, वो भी किसका? शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का। हमको पता है कि अनुसूचित जाति राजस्थान के उत्तरी भाग में मिलेगी और जनजाति दक्षिणी भाग में। तो उत्तरी भाग में श्रीगंगानगर, यहां पे मिलेगा आपको सर्वाधिक परसेंटेज, प्रतिशत। अगर संख्या पूछ लेते आपसे तो फिर श्रीगंगानगर फर्स्ट नहीं आता, वो आता सेकंड। फर्स्ट आता जयपुर, आपकी राजधानी। वैसे जयपुर में जनसंख्या ही ज्यादा है तो सब लोग ज्यादा ही है वहां, तो फिर शेड्यूल कास्ट भी ज्यादा है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले अपन थोड़ा नर्मदा नहर के बारे में सुनते हैं, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो ये नर्मदा नहर, तो भारत में एक नदी है नर्मदा, ठीक है, ये गुजरात में जब आती है तो गुजरात में इस पे एक बांध बना है, ठीक है, खंबाती खाड़ी में गिरने से पहले एक बांध बना है, सरदार सरोवर बांध। इस सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है नर्मदा, जो नॉर्थवर्ड्स जाती है, उत्तर की तरफ। ये गुजरात से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है जालोर से, ठीक है, जालोर का एक पार्ट है सांचौर से, सांचौर से होती हुई फिर बाड़मेर जाती है। जालोर में इस पर 2 लिफ्ट कैनाल बनाई गई है, सांचौर लिफ्ट कैनाल और भादरेड़ा लिफ्ट कैनाल। इसी तरह बाड़मेर में भी इस पे एक पनोरिया लिफ्ट कैनाल बनाई गई है। गुजरात में इसकी लंबाई 458 किलोमीटर है और राजस्थान में मात्र 74 किलोमीटर है। इसकी एक बहुत खास बात है कि इस नहर से सभी किसानों को सिंचाई नहीं मिल सकती। इसके लिए एक शर्त है कि यदि किसान अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करता है तो ही वो इस नहर से पानी एक्सेस कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक, अब आते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न है कि नर्मदा नहर से लाभान्वित होने वाले जिले जालोर और बाड़मेर है। बिल्कुल ठीक बात। नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध से निकलती है, करेक्ट। सांचौर, भादरेड़ा और पनोरिया नर्मदा की लिफ्ट नहर है, बिल्कुल ठीक। यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, राजस्थान में महसीर मछली के संरक्षण के लिए उदयपुर की किस झील को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया? तो उदयपुर में
महाराजा जय सिंह ने अपनी माताजी जानाबाई की स्मृति में एक झील बनाई थी, जाना सागर, जियान सागर, है ना, उसी को कहते हैं बड़ी झील। ये 1652 से 1680 इसका निर्माण काल रहा। इस झील के किनारे बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है, जैसे एक बाहुबली पहाड़ी है, बाहुबली हिल्स। इसी के पास एक फिश मिलती है, बेसिकली एक टाइगर फिश है, ठीक है, लेकिन इसका नाम यहां है महसीर मछली, महासीर मछली भी कहते हैं इसको। और ये क्षेत्र जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व में आता है, ठीक है। महसीर मछली बहुत बड़ी होती है साइज में। चलिए, तो महसीर मछली के संरक्षण के लिए उदयपुर की किस झील को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया? तो वो झील है बड़ी झील, जिसका दूसरा नाम है जाना सागर या जियान सागर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर, है ना, फीमेल लिटरेसी रेट का परसेंटेज कितना है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतना हमको पता होना ही चाहिए मेल फीमेल लिटरेसी रेट क्या है। तो राजस्थान में महिलाओं की लिटरेसी रेट है 52.1%। ठीक, सीधा आसान क्वेश्चन। इसीलिए पॉपुलेशन या ये सेंसस जो चैप्टर है, जनगणना, ये हमको पूरा अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और ये पॉसिबल है, ठीक है, इसको पूरा याद करना। अगला प्रश्न है, सिंचाई की परियोजनाओं को, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को उनके डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच कराना है। ठीक, जैसे एक परियोजना है लाहसी। लाहसी जो परियोजना है ये 12 की है। ठीक, 12 में कई सारी परियोजना है, जैसे बिलास है, बैंथली है, परवन है, लाहसी है, अंधेरी है, हत्यादे है। राजस्थान में ऐसी कुछ 50 से ज्यादा परियोजना है और वो सारी की सारी परियोजनाएं भी हमको याद रखनी है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है और आसान सा प्रश्न बनता है। देखो, ये प्रश्न बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े प्रश्न नहीं है, घुमा के नहीं आते, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको मैच कराना है, आपको स्थान पता होना चाहिए और आप सीधा 1 नंबर है आपका इसमें। ठीक, तो हमको कोशिश करनी है कि इसको ऐसे कैसे याद करें, और याद करने का तरीका क्या है? मल्टीपल रिविजन, बार बार दोहरान करें उसका। आप उसकी रीडिंग करें, फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, फिर देखिए कितना रिकॉल हो रहा है आपको। अगर आपको पूरा पूरा रिकॉल हो रहा है तो फिर आप उसको लिखने की कोशिश करें, रिकॉल नहीं हो रहा है फिर रीडिंग करें, फिर रिकॉल करें। ठीक, और इस तरह हम पूरी राजस्थान ज्योग्राफी को धीरे धीरे करके याद कर सकते हैं। चलिए, तो लाहसी जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में है, यानी ए का सेकंड होना चाहिए। ये ऑप्शन गया, ये भी गया, अब ये 2 ऑप्शन में लड़ाई। भीम सागर जो है वो झालावाड़ में, सबसे ज्यादा परियोजना ही झालावाड़ में। ठीक है, भीम सागर है, गागरोन है, पीपलोद है, काली सिंध है, परवन फिर यहां है, परवन पे भी है यहां। फिर है नारायण सागर। ये अजमेर में एक ही परियोजना याद रखनी है आपको, एक ही परियोजना, वो है नारायण सागर। तो नारायण सागर सी का है 4, सी का 4 है इस ऑप्शन में। ठीक है, टिड्डी बांध का है उदयपुर में, उदयपुर में टिड्डी, मदार, ठीक है, मानसी, तो इस प्रकार छोटे छोटे बांध है उदयपुर में भी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान की बाघ परियोजनाएं, ये बाघ यानी बाघ परियोजना, टाइगर रिजर्व्स की बात हो रही है, टाइगर प्रोजेक्ट्स की, में कुछ स्टेटमेंट आपको चेक करने हैं। जैसे, इससे पहले अपन बाघ परियोजना के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो राजस्थान में कुल मिलाकर 5 बाघ परियोजनाएं। सबसे पहली जो बाघ परियोजनाएं थी वो थी रणथंभौर, है ना, ये 1974 के आसपास बनी थी। इसके बाद है सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, और आखिरी जो सबसे लेटेस्ट बनी है धौलपुर करौली। एक अभी प्रस्तावित है, लेकिन अभी वर्तमान में बनी हुई सिर्फ 5 है। प्रश्न की तरफ आते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कुल 5 बाघ परियोजनाएं संचालित है, करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें धौलपुर करौली बाघ परियोजना सबसे नवीन है। बिल्कुल ठीक, सबसे पहली थी रणथंभौर, सबसे लेटेस्ट है धौलपुर करौली। रणथंभौर की जो बाघ परियोजना है वो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में विस्तृत है, करेक्ट स्टेटमेंट है। रणथंभौर प्लेस, रणथंभौर नामक स्थान सवाई माधोपुर में, लेकिन जो टाइगर रिजर्व है ना, जो बाघ की परियोजना है, पूरा प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ रणथंभौर में नहीं है, वो रणथंभौर के अलावा इधर इस तरफ करौली, ठीक है, पूर्व में करौली और पश्चिम में बूंदी और टोंक तक भी विस्तृत है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिर जनगणना से, राजस्थान में औसत लिंगानुपात क्या है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, और वैसे भी हमें इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान में लिंगानुपात की स्थिति बढ़िया नहीं है, तो हमें पता रहना चाहिए, हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए कि क्या है, और दूसरे स्टेट से कंपेयर भी करते रहना चाहिए। हमारा जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो 9:8 है, 9:8, यानी ऑप्शन
थर्ड। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बाई ओर की शाखा क्या है। अभी तो हम सुन रहे थे कि इंदिरा गांधी परियोजना में लिफ्ट कैनाल के बारे में, अब ये शाखा क्या है। तो हमने देखा था कि इंदिरा गांधी नहर के एक तरफ यानी बाईं तरफ पानी पहुंचाना मुश्किल है, इसी प्रकार दाईं तरफ तो नेचुरल ढाल है, स्लोप उस तरफ जाता है, तो वहां पे आपको लिफ्ट कैनाल की जरूरत नहीं है, वहां पे हमने शाखाएं बना रखी है। ठीक, तो हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की कितनी शाखाएं। तो इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं, 9 में से 8 तो दाईं तरफ है, एक शाखा बाईं तरफ है। प्रश्न में शायद यही पूछा गया कि कौन सी ब्रांच लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में हनुमानगढ़ की तरफ जाती है रावतसर ब्रांच। एक बार हम सारी ब्रांच देख लेते हैं साथ ही साथ। तो 9 शाखाएं हैं आईजीएनपी की, उसमें से 8 तो जाती है दाईं तरफ राइट हैंड साइड में और एक जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसका नाम है रावतसर जो कि है हनुमानगढ़ में। फिर श्रीगंगानगर में 2 है, सूरतगढ़, अनूपगढ़। इसी प्रकार बीकानेर में 3 है, पूगल, दांतोर, बिरसलसर, और एक बीकानेर और जैसलमेर के बीच है, उसका नाम है चारणवाला। फिर 2 शाखाएं जैसलमेर में है, दोनों ही शहीद नाम से, शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा। तो ये सारी शाखाएं हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बाईं ओर की शाखा, वो एक ही है सिर्फ, उसका नाम है रावतसर जो जाती है हनुमानगढ़ की तरफ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए। ठीक है, इसमें मैस्कट दे रखे हमको शुभांकर। तो हमको सारे के सारे राजस्थान में 33 जिले हैं, सबके शुभांकर पता होने चाहिए। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। नागौर जिले का शुभांकर है राजहंस। ठीक है, ए का है सेकंड, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा उदयपुर, उदयपुर का है ग्रेव बैजर, कब्र बिज्जू। एक छोटा सा जानवर है जो ज्यादा ऐसा सुंदर सुंदर नहीं दिखता, ठीक है, थोड़ा डरावना टाइप का दिखता है और मरे हुए कीड़े और वो खाता रहता है वो। ठीक है, कब्र बिज्जू नाम है इसका। तो उदयपुर का है कब्र बिज्जू, बी का 1, यानी ये ऑप्शन भी गया। फिर अलवर, अलवर का मैस्कट उसके ठीक सामने सांबर, हिरन की प्रजाति और बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ा, जैसे नीलगाय देखी आपने उसी तरह का दिखाई देता है सांबर। तो बचा है आपका आंसर, सॉरी, तो फिर 4 कट हो जाएगा और आपका आंसर है ऑप्शन 3। और जयपुर का मैस्कट है चीतल। ठीक है, जिसपे चकते बने होते हैं हिरन पे। अगला प्रश्न, को खनिज को, मिनरल को उनसे रिलेटेड प्लेसेस से। ठीक, तांबे से शुरू करते हैं। ठीक है, तांबा मिलता है मध्य अरावली में, अरावली के मध्य में, जैसे अजमेर और अजमेर के आसपास की जगहों में, जो कि है ऑप्शन 3। तांबा मिलेगा आपको सावर और अजमेर। तो ए का है ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 आउट हो गया, 4 भी आउट हो गया। ठीक है, अगली जगह है लोह, लोह बिल्कुल ठीक, लिलोटी, करौली, करौली की जगह है, करौली में ही जगह है लिलोटी और देदरोली, और यहां मिलता है आपको लोहा। तो बी का है सेकंड, दोनों में बी का सेकंड है। फिर है सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता मिलता है हमको अलवर की तरफ, है ना, गुड़ा किशोरी दास, अलवर, यानी सी का ऑप्शन है 4, यानी ये आउट हो गया। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। और डी टंगस्टन है डेगाना नागौर, डेगाना में एक रेवत हिल्स है जो टंगस्टन का भंडार है। सबसे बड़ी इंडिया की टंगस्टन की माइंस भी नागौर में ही है, डेगाना में। ठीक है, वर्तमान में बंद है ये। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में पानी की आपूर्ति कौन करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर नामक जो बांध है, थर्ड ऑप्शन, ये रावत भाटा में, देखिए दोनों रा से शुरू हो रहे हैं, रावत भाटा और राणा प्रताप सागर। चलिए, अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से असत्य, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक, तो इनकरेक्ट एक गलत होना चाहिए बस, कोई भी। राजस्थान में कुल 5 जैविक उद्यान है, बिल्कुल ठीक बात है। 5 बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी करेक्ट बात है। 37 कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, हालांकि ये बढ़ते रहते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमको अपडेट रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा। हाल ही में खींचन, फलोदी तथा मेनार को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बहुत लेटेस्ट अपडेट है। जवाहर सागर अभ्यारण्य का विस्तार बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ तक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, जब हम ये अभ्यारण्य पढ़ते हैं तो उसका एरिया भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ये आता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर, ये बिल्कुल गलत है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रणथंभौर नहीं है, केवलादेव है।
केवलादेव, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो असत्य है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार कहां पाए जाते हैं, ठीक है। आइए लिग्नाइट के भंडार देखते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, यहां पे मिलते हैं हमको लिग्नाइट के भंडार। बाड़मेर में 4 जगह हैं, कपूरडी, जालिपा, गिरल, भादरेश, ठीक। इसी तरह बीकानेर में बीट नोक, बरसिंगसर, पलाना और गुड़ा। ये जो पलाना है इसमें सर्वोच्च कोटि का लिग्नाइट मिलता है राजस्थान में। हालांकि यहां पहले एक्सकेवेट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। निवेली लिग्नाइट माइंस जो है उसने आकर यहाँ पे माइन करी थी और कई टाइम तक यहाँ पे एक्सकेवेशन किया, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं निकला, ठीक है। तो घाटा खाकर फिर यहाँ बंद किया गया। पर पलाना में सर्वश्रेष्ठ कोटि का कोयला है राजस्थान का। फिर 3 साइट्स है नागौर में, एक तो है मेड़ता सिटी, एक है इग्यार और एक है माता सुख कसनाव। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार कहां पाए जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। पलाना बीकानेर की साइट है, बिल्कुल मिलता है यहाँ। कपूरडी ये बाड़मेर में है, यहां मिलेगा। मेड़ता सिटी नागौर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहली कपास मिल कहां स्थापित की गई थी। तो 1889 में द कृष्णा कॉटन मिल नाम से ब्यावर, जो उस समय अजमेर का पार्ट हुआ करता था, उसमें राजस्थान की पहली ब्यावर में 1889 द कृष्णा कॉटन मिल्स, सेठ दामोदर दास राठी और, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें सूची मैच करानी है आपको, ठीक। तो इस प्रश्न को देखने से पहले ये प्रश्न क्या है कि राजस्थान के वनों का भौगोलिक वर्गीकरण, ठीक है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान फॉरेस्ट। तो राजस्थान की फॉरेस्ट का जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसमें इस क्वेश्चन में जो कवर किया गया वो पॉइंट देखते हैं हम। तो यहां सिरोही में माउंट आबू के पास यहां पे उपोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं, ठीक। बीच वाला जो ये पूरा लंबा क्षेत्र है यहां पे मिलते हैं उष्ण धोक के वन, जो कि जिनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है 58। फिर इन्हीं के पास जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में शुष्क मानसूनी वन मिलते हैं, धोक के बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज इनका 28। फिर हाड़ौती वाले क्षेत्र में मिलते हैं सागवान के वन, उष्ण सागवान वन, इनका परसेंटेज है 7। इसके अलावा यहां मरुद्भिद वन भी मिलते हैं इस पार्ट में, ठीक। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उष्ण धोक के वन राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलते हैं आपको, उष्ण धोक के वन, जो कि कितने हैं 58%, यानी ए का है 4th। शुष्क मानसूनी वन, धोक वन के बाद सबसे ज्यादा शुष्क मानसूनी वन मिलते हैं, वो कितने 28, यानी बी का ऑप्शन है 3rd। उष्ण सागवान के वन हाड़ौती में मिलते हैं, ये है 7%, यानी सी का है 1। तो आपका आंसर है ऑप्शन 1। उपोष्ण सदाबहार वन रह गया कितना 1%, ठीक है। अगला प्रश्न है पुर बनेड़ा, खोरा, ददरौली निम्न में से किस खनिज से संबंधित है। ये संबंधित है लोहा से। ये पुर बनेड़ा जो है ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है। भीलवाड़ा में जैसे तिरंगा है, पुर बनेड़ा है, खोरा, ददरौली, लीलोटी, ये सारे करौली के, देदरौली, ये सारे करौली के क्षेत्र हैं। करौली और वो है भीलवाड़ा। यहां पे क्या मिलेगा आपको, लोहा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। भरूट, धामन, बुर राजस्थान में पाई जाने वाली घास है, बिल्कुल। इसके अलावा भी कई सारी घास है, घास के नाम हमको याद रखना है, ठीक। भरूट, धामन, बुर। तेंदू के फल को टिमरू कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। तेंदू के फल को टिमरू कहा जाता है, ठीक है। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है। तेंदू थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो तेंदू के बारे में 3-4 बातें ध्यान रखनी है आपको। फिर वश्व वानिकी उद्यान जयपुर में स्थित है, बिल्कुल, ये जयपुर में स्थित है। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तो ऑटोमेटिकली 4th रॉन्ग हो ही जाएगा। ऑक्सीजोन सिटी पार्क जयपुर में, कोटा में स्थित है। ऑक्सीजोन सिटी पार्क कहां स्थित है, कोटा। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो 4th ऑप्शन आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे मैच करने हैं आपको खनिज से उनका खनन क्षेत्र, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन देखते हैं। रॉक फॉस्फेट, ठीक है, रॉक फॉस्फेट की साइट है अड़ुका अदवानी, ठीक, यानी ए का है 2nd। ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन भी गया। अब आपका 1 और 2 के बीच में एस्बेस्टस, बस यही सारा खेल है। एस्बेस्टस मिलता है खेरवाड़ा में। अगर आपको ये पता है तो यहां क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर है फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन। एस्बेस्टस है खेरवाड़ा में, अब्रक मिलेगा शंकरवाड़ा में, और जिप्सम मिलता है भदवासी में। वैसे ये बहुत कॉमन नाम है, ये जिप्सम भदवासी सबको पता ही होता है, ठीक है, पर आपका क्वेश्चन ऐसे भी अटेम्प्ट हो जाएगा। जिनको ये बात पता थी है उनके लिए तो रिवीजन हो गया, जिनको ये नहीं पता है वो अपने नोट्स में इनको ऐड कर लें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, आइए चेक करते हैं स्टेटमेंट्स, हमको सही करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, ठीक। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 12 जिले में स्थित है, 7, बिल्कुल ठीक बात है, ये 12 जिले में 7 कंजर्वेशन रिजर्व है। 3 के नाम तो सोरसेन है, सोरसेन 1, सोरसेन 2, सोरसेन 3। इसके बाद 2 शाहबाद नाम से हैं, एक है शाहबाद कंजर्वेशन, एक का नाम है शाहबाद तलहटी, एक जगह का नाम है बांज अमली, और एक जगह का नाम है रामगढ़ कुंजी सुनवास। तो 12 में 7 कंजर्वेशन रिजर्व है। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर है, उल्टा है, बालेश्वर सबसे बड़ा है, तथा सबसे बड़ा बीड़ मुहाना सेकंड जयपुर है, सबसे छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, 7 है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा है। बालेश्वर तो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है बीड़ मुहाना, और सबसे लेटेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा का आसोप है, ये करेक्ट है, ठीक है। अभी तक सबसे लेटेस्ट जो है वो 37 कंजर्वेशन रिजर्व वो है भीलवाड़ा का आसोप। तो पहला करेक्ट, ए करेक्ट है और सी करेक्ट है, बी गलत है, ठीक। और वैसे ये अगर जैसे ही आपको पता चला कि बी गलत हुआ है, ये ऑप्शन गया, ये गया, ये गया, सी ऑटोमेटिकली करेक्ट होना ही था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित मिसमैच्ड पेयर हटाना है आपको, ठीक। देखो पत्थर पे आधारित खनिज जैसे बलुआ पत्थर है, सैंडस्टोन है, स्लेट स्टोन है, रेड स्टोन है, ग्रेनाइट है, ठीक है। तो राजस्थान के पूर्वी पार्ट में ज्यादा आपको ये पत्थर मिलेंगे। जैसे अलवर जो है, अलवर जाना जाता है स्लेट के लिए, स्लेट स्टोन के लिए, तो अलवर की स्लेट है। अलवर के बाद आता है भरतपुर, भरतपुर में सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर है, बिल्कुल ठीक है। लाल पत्थर चित्तौड़गढ़ में नहीं, लाल पत्थर मिलता है 2 जगहों पे, धौलपुर और करौली। लाल पत्थर को धौलपुर स्टोन भी कहते हैं, धौलपुर पत्थर, तो ये ऑप्शन गलत है। लाल पत्थर जो है चित्तौड़गढ़ नहीं है, वो है धौलपुर या करौली। और ग्रेनाइट जालोर, जालोर को तो कहते ही है ग्रेनाइट सिटी, ठीक। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। अलवर में मिलेगा स्लेट, अलवर के ठीक नीचे भरतपुर में बलुआ पत्थर, धौलपुर करौली में लाल पत्थर जिसे धौलपुर पत्थर भी कहते हैं, और इधर मिलेगा जालोर में आपको ग्रेनाइट। ये पूरा बेल्ट है एक, ठीक है, ग्रेनाइट का इस तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन निकालिए, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, नोट करने लायक है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी स्टार बना के इंपॉर्टेंट मार्क करना। सरकारी और निजी व्यक्ति, ठीक, या कोई समुदाय, उनसे संबंधित अगर कोई वन है या अकृषीय भूमि है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड नॉन कल्टिवेबल फॉरेस्ट एंड नॉन देखिए, सरकारी तथा निजी व्यक्ति, समुदाय से संबंधित वन और अकृषि भूमि, ठीक है, इनको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन कहते हैं, ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। रखत, कांकड़, डांग, रूद, ये सभी वन के संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल, ये सब हमारी लोकल लैंग्वेज हम यूज करते हैं। कांकड़ है, डांग है, रखत एक सवाल पहले भी आ रखा है, ठीक। बास दर्रा पहाड़ी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है, अगर आप ये वहां स्थित है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी अपन को धैर्य बना के रखना है, क्योंकि हमको असत्य कथन ढूंढना है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट अभी बाकी है। राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क अभेड़ा बीचवाल में अवस्थित है, बीचवाल बीकानेर, और हमको पता है कि अभेड़ा नाता कोटा में है, बीचवाल में नहीं है। बीचवाल में एक बायोलॉजिकल पार्क है मरुधरा, तो ये स्टेटमेंट मिल गया आपको। हमको इनकरेक्ट ही ढूंढना था, ये इनकरेक्ट है। अभेड़ा जो है वो किसमें है, कोटा में, और ये बीचवाल में क्या है, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है, तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बाकी हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन में हमको चारों के चारों स्टेटमेंट कन्विंसिंगली नहीं पता होंगे, पर हमको उसमें क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना है, उम्मीद नहीं हारनी है, हमको सारे स्टेटमेंट पढ़ना है, दिमाग पे जोर डालना है, और फिर देखिएगा आप किसी ना किसी एक को आप एलिमिनेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर के संबंध में कौन सा कथन सही है।
लाइमस्टोन के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राजस्थान में चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन जोधपुर में होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा लाइमस्टोन कहां मिलेगा आपको? जोधपुर में मिलेगा। स्टील ग्रेड चूना पत्थर जैसलमेर के सोनू क्षेत्र से उत्पादित होता है। ये स्टील ग्रेड क्या है? तो चूना पत्थर के लाइमस्टोन के 3 वेराइटीज हैं, स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड। स्टील ग्रेड मिलता है आपको सोनू क्षेत्र जैसलमेर में, केमिकल ग्रेड मिलता है आपको नागौर और जोधपुर में, सीमेंट ग्रेड मिलता है आपको चित्तौड़ एंड कोटा में। ठीक, तो स्टील ग्रेड जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में मिलता है, करेक्ट। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एग्जांपल है, बिल्कुल करेक्ट। लाइमस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 4th आंसर है इसका, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टेड एरिया और वाइल्ड लाइफ, इनको मैच करना है आपको। जैसे सुंदा माता, अब आपको पता है कि सुंदा माता जालोर में है और ये जानी जाती, यहां पे तो आपको पता है कि भालू को संरक्षित करने के लिए पूरा एक रिजर्व एरिया है। तो पहला तो करेक्ट है, ए का है 1, ए का 1 होने से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अगला है रोटू, रोटू में मिलता है चिंकारा। रोटू जगह है नागौर की और ये पर्टिकुलरली ये इसके आसपास का एरिया और विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है, और विष्णुई संप्रदाय जहां होते हैं वहां वैसे ही आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक, तो रोटू से रिलेटेड है चिंकारा, यानी बी का है 3, जो कि करेक्ट 3rd। अब इसके बाद आपको बाकी चीजें यूं ही पता चल जाएगी, जैसे बीड झुंझुनू, बीड झुंझुनू में आपको मिलेंगे खरगोश, और एक आप ये याद रखना बिसलपुर, बिसलपुर में है ब्लैक बक, कृष्ण मृग। ठीक, तो जिनको ये बातें पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सरकार की खनिज नीति, ठीक है, मिनरल पॉलिसी जो 2024 में आई है, लेटेस्ट मिनरल पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। अब ये पूछ रहे हैं कि उनमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी बात उसमें नहीं है? राजस्थान के वर्तमान खनन क्षेत्र को 2029-30 तक 1% तक बढ़ाना है, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में हम 0.68% पर है। ठीक है, यहां से 29-30 तक आपको लेके जाना है इसको 1% पे, ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये लक्ष्य है। खनन क्षेत्र के राजस्व को वर्ष 29-30 तक 3 गुना करना है, ये भी बिल्कुल मिनरल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को 29-30 तक 50 लाख तक इंक्रीज करना है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी हमारा गोल है। तो देखो 3 अगर करेक्ट है तो चौथा वैसे ही गलत हो गया। वर्तमान में उत्पादित खनिज 58 को 2047 तक 100 तक बढ़ाना है। 100 तो खनिज ही नहीं हमारे पास, हमारे पास टोटल खनिज 81-82 है, इतने खनिज है राजस्थान के पास। तो इस पॉलिसी में 2047 तक 100 नहीं 70 का टारगेट दिया गया है। ठीक, तो यही टाइम है कि आप राजस्थान की मिनरल पॉलिसी 2024 को रिवाइज करें, और आपने नहीं लिखी है तो इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। ये जो मैंने 4 जो ऑप्शन थे, जो चौथा करेक्ट था उसकी भी बात लिख दी है, चारों के चारों इस पॉलिसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन का चयन करना है, नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें इनकरेक्ट का, जैसे कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान ग्रेट इंडियन प्लेन्स और प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटो का हिस्सा है। तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, राजस्थान में 4 जगह हैं, जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, अरावली है, मैदानी भाग है पूर्वी, और हाड़ौती का पठार है। तो राजस्थान संरचनात्मक दृष्टि से 4 भागों में बटा है। तो ये कह रहे हैं वो 4 भाग जो है भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान के जो 4 भाग हैं इनमें से 2 तो उत्तरी मैदान का हिस्सा है, ठीक है, थार का मरुस्थल हमारा उसका हिस्सा है, पूर्वी मैदान उत्तरी मैदानों का हिस्सा है, और जो अरावली और हाड़ौती का भाग है ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है जो बहुत पुराने हैं, और जो बाकी 2 भाग हैं थार का मरुस्थल और वृहत मैदान हमारे पूर्वी मैदान, ये 33 सागर का हिस्सा रहे हैं जो उत्तरी मैदान का हिस्सा है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और हमको ढूंढना इनकरेक्ट। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, करेक्ट। हाड़ौती का जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है, क्योंकि वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड वाले पार्ट से ही आया था। ठीक, भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक विस्तृत है, बिल्कुल ठीक है।
मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि को थली कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको कहते हैं तली। थली नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? तली। ठीक है, तो ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। असत्य ढूंढना था। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। राजस्थान खान एवं खनिज RSMML की बात हो रही है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। उसकी स्थापना कब हुई? 1974। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज करके एक पूरा चैप्टर है, उसमें आता है। हमको ये याद रखना है कि 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और हो सके तो इसका हेडक्वार्टर भी आप ध्यान रख लेना, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना आपको। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो। उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में अवस्थित है। अभी हमने बात करी थी खमनौर और रूपारेल में। एक ऑप्शन था खमनौर रूपारेल, तब हमने कहा था कि खमनौर से तो बनास नदी निकलती है और रूपारेल नदी निकलती है अलवर के उदयनाथ हिल से। तो उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में अवस्थित है, करेक्ट बात है। यहीं से एक नदी निकलेगी, रूपारेल। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है? नहीं, माही बेसिन का भाग है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में है और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की प्रमुख नदी माही है। तो ये बनास बेसिन का भाग, ये बात गलत है, ये माही बेसिन का भाग है। हमको सही कथन ढूंढना है। ठीक है, कोटा बारा बूंदी क्षेत्र को स्थानीय रूप से वहां लोकल लोग अर्बुद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको अर्बुद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सूराघाट, ठीक है, सूराघाट है ब्यावर भीलवाड़ा के बीच में। और एक है शिवपुर घाट, शिवपुर घाट है उदयपुर में, ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये दक्षिणी अरावली में नहीं होकर मध्य अरावली में, मिडिल अरावली। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और सी, और 2 गलत है, बी और डी। ए और सी, सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ठीक है, फिर खनिज और उनके स्थान की बात हो रही है। जैसे सोपस्टोन, पन्ना, वोलेस्टोनाइट, सोना। अब आपने पेपर में वोलेस्टोनाइट पहले भी सुना है, और वो सुना है बेल का मगरा सिरोही में। ठीक, तो वोलेस्टोनाइट है बेल का मगरा सिरोही में। सी का ऑप्शन है सेकंड, ये गलत, ये गलत, ये 2 ऑप्शन में आपका बचता है। ठीक है, पन्ना मिलता है एक माइन में, एक खान में, जिसका नाम है काला गुमान खान, काला गुमान माइंस, यानी बी का ऑप्शन है 3। ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ 2 ही ऑप्शन से आपने पूरा पूरा इसको सॉल्व कर लिया। और सोने की साइट है आनंदपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया, बांसवाड़ा की जगह है ये। ठीक है, डी का है 1। सोपस्टोन कहां मिलेगा? देवपुरा सालोज, ठीक है, दक्षिणी अरावली में। चलिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। अगर आप मिनरल पढ़ते हैं, मिनरल के प्लेस कुछ याद रखते हैं, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फिर से कुछ स्टेटमेंट है, जैसे थार का मरुस्थल संपूर्ण रूप से रेतीला एवं बालू का स्तूप युक्त है। नहीं, थार के स्तूप में बालू का स्तूप का भी भाग है, और बिना बालू का स्तूप, जिसको हम हमादा कहते हैं, पथरीला रेगिस्तान, वो भी बराबर का हिस्सेदार है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का लगभग 41.5 क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, फ्री फ्रॉम सैंड ड्यून्स। बिल्कुल करेक्ट है। ये जो फ्री फ्रॉम सैंड ड्यून्स है, इन्हीं को हम कहते हैं हमादा, पथरीला चट्टान, रॉकी डेजर्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी का जो 58.5% एरिया है, वो बालू का स्तूप युक्त है, उसमें आपको मिलेंगे सैंड ड्यून्स। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप है। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में जो सबसे ज्यादा बालू का स्तूप मिलता है वो इस शेप का होता है, पैराबोलिक। ठीक है, सीफ बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का प्रकार है। नहीं, उल्टा, ये अनुदैर्ध्य का प्रकार है। ये क्या होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, अनुप्रस्थ को समझते हैं। अनुप्रस्थ को कहते हैं ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ में क्या होता है कि हवाएं चलती है, जिस दिशा में हवाएं चलती है और हवा अपने साथ मिट्टी लेके आती है, तो हवा जब मिट्टी को साथ ला रही है और मिट्टी को डिपॉजिट करती है, मिट्टी को नीचे गिरा के उनका जमाव करती है, तो बालू का स्तूप का निर्माण होता है। बनने वाले बालू का स्तूप हवाओं की दिशा के समकोण पे होते हैं, परपेंडिकुलर पे। हवा की दिशा और बनने वाला बालू का स्तूप आपस में कैसे हैं? समकोण पे। ठीक, इस प्रकार बने बालू का स्तूप कहलाते हैं अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स।
जिसका प्रमुख एग्जाम्पल है बरखान, पैराबोलिक। इसका ठीक उल्टा, जिस दिशा में हवा चल रही है वो उसी दिशा में मिट्टी को नीचे जमाती जाए, डिपॉजिट करती जाए और ढोरे बन जाए, माफ करिएगा, बालू का स्तूप बन जाए, तो उनको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, जिसका एग्जांपल है सीफ। तो सीफ जो है वो उदाहरण है अनुदैर्ध्य का। देखो सीफ क्या होता है कि जैसे कोई बालू का स्तूप बन रहा है, ठीक, हवा की दिशा इस तरह आ रही है और बालू का स्तूप बन रहा है। अगर इस दौरान बालू का स्तूप के बनने के दौरान हवा अपनी दिशा बदल ले, पवन की दिशा बदल जाए और मान लीजिए हवा इस दिशा में बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो हवा अपने साथ मिट्टी लाएगी। अब ये बालू का स्तूप जो इस तरह बनना चाहिए था, इसकी एक आर्म एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी एक भुजा का विस्तार हो जाएगा हवा की दिशा में। इस प्रकार बनने वाला बालू का स्तूप कहलाता है सीफ, ठीक। और क्योंकि ये हवा की दिशा में बन रहा है, तो हवा की दिशा में बन रहा है इसलिए ये क्या है, अनुदैर्ध्य, ना कि अनुप्रस्थ, ठीक। तो सीफ बालू का स्तूप अनुप्रस्थ का उदाहरण नहीं है। आपको ढूंढना क्या था, सत्य कथन। पहला स्टेटमेंट गलत है, ए गलत, ठीक है, डी गलत, बी और सी करेक्ट है, ठीक। तो अगर आपको सी स्टेटमेंट का नहीं पता हो कि सी स्टेटमेंट ऑथेंटिक है या नहीं, तो भी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगला प्रश्न है 46 से शुरू करते हैं। मैंगनीज अलोह धातु खनिज का एक उदाहरण है। ये कह रहे हैं मैंगनीज जो है नॉन फेरस है, बिल्कुल गलत। मैंगनीज फेरस मेटल है। मैंगनीज जो है वो लोह धातु है, अलोह नहीं है, यानी ए जो बात है वो गलत है। बी, इसके भंडार मुख्य रूप से बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर में पाए जाते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इन 3 जगह पर ही मैंगनीज मिलेगा आपको। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में तलवाड़ा, कालाकूटा, लीलवानी ये शामिल है। वो तो इनके जिले हैं और ये इनके प्लेसेस हैं, सेंटर्स के नाम है। यानी ए गलत है, सही कथन चुनना आपको। तो ए गलत है और बी और सी करेक्ट है। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। ये उनकी जगह है मैंगनीज की। राजसमंद में तो है निगड़िया, उदयपुर में छोटी सार, बड़ी सार, और बाकी जो सारी जगह आपने वहां ऑप्शन में देखी वो सारी बांसवाड़ा में है। लीलवानी, कालाकूटा, तलवाड़ा, इटाला, तांबरेसा। अगला प्रश्न है रन और उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में, ठीक। इसको भी पहले डायग्राम से समझते हैं। तो राजस्थान में बहुत ज्यादा रन भूमि पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है जैसलमेर की तरफ, ठीक। तो जैसलमेर में एक रन भूमि है जिसका नाम है भाकरी। बाड़मेर में रेडाना, जैसलमेर बाड़मेर में सबसे ज्यादा रन पाए जाते हैं। फिर पहले बाड़मेर का ही भाग हुआ करता था थोब, जो अब आ गया है बालोतरा में, और चूरू की तरफ है पड़िहारा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। प्रमुख रन और संबंधित क्षेत्र, ठीक। तो थोप का क्षेत्र पहले तो बाड़मेर में आता था, अब किस में आता है, बालोतरा में। तो ए का ऑप्शन है थर्ड, ये नहीं है, ये नहीं। फिर रेडाना, रेडाना आता है बाड़मेर में, यानी बी का है सेकंड, तो इसका आंसर है फर्स्ट। और सी का पड़िहारा चूरू, डी का भाकरी जैसलमेर, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और जैसे माही जो थी राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना थी, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। इसमें दोनों का शेयर इक्वल है, माही में नहीं था। इसमें 3 चरण में 4 बांध का निर्माण किया गया, करेक्ट बात है। जवाहर सागर बांध का निर्माण दूसरे चरण में किया गया, नहीं, तीसरे चरण में, आखिरी चरण में। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। यानी इसका आंसर है केवल ए और बी। थोड़ा सा चंबल के बारे में देखते हैं। तो चंबल नदी एमपी से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। इसमें 3 चरण में 4 बांध बनाए गए। जो फर्स्ट फेज है, पहला चरण, उसमें पहला गांधी सागर और आखिरी कोटा बैराज बनाया गया। सेकंड फेज में राणा प्रताप सागर और थर्ड में जवाहर सागर। और प्रश्न में दिया था जवाहर सागर सेकंड फेज में, ठीक है। तो इस प्रकार चंबल नदी पर ये 4 बांध है। प्रश्न है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, आईएसएफआर पे। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आईएसएफआर। आईएसएफआर रिपोर्ट हमको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक। तो अभी जो लास्ट आईएसएफआर आई है वो 2023 में आई है। अब जो ड्यू है वो 2025 में ड्यू है, ठीक है। तो इस साल आप वेट करना है इस रिपोर्ट का। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमें कुछ सुमेलित करना है, ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण, ठीक है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहा है एरिया वाइज, ओके।
सर्वाधिक झाड़ी वन, ठीक है, श्रब फॉरेस्ट कहाँ है, मिनिमम स्क्रब फॉरेस्ट कहाँ है, और न्यूनतम वन आवरण मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो वन आवरण है वो है उदयपुर में, ठीक। सबसे कम जो वन आवरण है वो है चूरू में, यानी ए का ऑप्शन है सेकंड, तो ये हट गया। डी का ऑप्शन है थर्ड, तो ये हट गया। अब बात करते हैं झाड़ी वन की। सबसे ज्यादा झाड़ी वन है पाली में और सबसे कम है हनुमानगढ़ में, यानी बी का ऑप्शन है वन, हट गया। तो बचा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। हमको एक एक स्टेटमेंट के बाद ऑप्शन को एलिमिनेट भी करते चलना है, ठीक है, ताकि हमें क्या पता कई बार पहले स्टेप पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो अननेसेसरी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें उस क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोटा बैराज बांध के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर 12 जिले में स्थित नहीं है। जो कोटा बैराज से दो नहरें निकलती है प्रमुख, दाई और बाई, राइट और लेफ्ट कैनाल। इसके सिस्टम को समझना जरूरी है, पहले इसका सिस्टम समझते हैं। आइए, तो कोटा बैराज से दो कैनाल निकलती है, दाई और बाई, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो जो दाई लेफ्ट को हम इग्नोर करते हैं, अभी दाई की तरफ चलते हैं। दाई नहर से दो जगह पे, एक तो मध्य प्रदेश और एक राजस्थान, इसमें टोटल जो है 14 नहरें निकलती है। 14 में से 8 तो राजस्थान में है और 6 मध्य प्रदेश में। राजस्थान में जो 8 नहरें हैं उनमें से 2 कोटा में है और 6 बारां में। तो कोटा में तो है दिगोद और जालीपुरा, बारां में है पचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता लेफ्ट, अंता माइनर और सोरखंड, ठीक है। अब प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न में लिखा है कि कौन सी लिफ्ट नहर 12 में नहीं है। तो 12 में नहीं है वो कोटा में है, जैसे दिगोद और जालीपुरा। तो हमको दिगोद और जालीपुरा ढूंढना, ये मिल गया जालीपुरा, क्योंकि जालीपुरा कहां है, कोटा में है। 12 में सोरखंड है, कचारी है, गणेशगंज है, ठीक है, पचेल है, अंता माइनर है, अंता लेफ्ट है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। 12 में 6, कोटा में 2, तो जो 12 में नहीं है वो कोटा की है, तो हमने ढूंढ ली जालीपुरा। अगला प्रश्न है किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ है, ठीक है, और दूसरा हिंगलाज का मगरा है। तो हमको पता है कि पश्चिमी राजस्थान, ये दोनों ही पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है। ये जो नरसिंहपुर पहाड़ है ये सोजत में है, ठीक है। सोजत जाना जाता है मेहंदी के लिए। दूसरा हिंगलाज का जो मगरा, ये सिवाना में स्थित है, ठीक। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी नदी के बेसिन में। तो ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है लूणी, और ये दोनों ही लूणी के बेसिन में आते हैं, ठीक है। सोजत भी और ये सिवाना भी। तो इसका करेक्ट आंसर है लूणी बेसिन, ठीक। ये वैसे कॉमन सेंस पे भी हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अरावली की पीक्स की बात है, ठीक है। तो अरावली चैप्टर में भी अरावली की जो चोटियां हैं, अगर हम थोड़ी मेहनत करें और 20-22 चोटियां याद रख ले, तो इस पे भी सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। पहले भी ऐसे सवाल आए, और आरएस और उसके अलावा जो अन्य एग्जाम है इंपॉर्टेंट, उन सब में इनमें सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो धोनिया चोटी, धोनिया राजसमंद में, ठीक है, ये फेमस पीक है। खो फेमस पीक है जयपुर की, ठीक है। फिर एक सायरा सीकर में नहीं है। सायरा जो पीक है वो है उदयपुर में, 900 मीटर की पहाड़ी है। ये खो भी 920 के आसपास की है। ये सायरा जो है सीकर में नहीं होकर किसमें है, उदयपुर में। और बिलाली किसमें, अलवर में। ये करेक्ट है। तो इसका सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है थर्ड ऑप्शन सायरा होना चाहिए उदयपुर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो देखो 4 चोटियां है, लोहारगल, तारागढ़, घोसी, सिरावास। वैसे पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पर हम देखते हैं कि इसको कैसे अरेंज करें। तो हम इनकी हाइट जानने की कोशिश करते हैं। लोहारगल जो है वो झुंझुनू में है, ठीक, उत्तरी अरावली में। इसकी हाइट है 1051 मीटर। फिर है तारागढ़, अजमेर की प्रमुख चोटी है। तारागढ़ हमको वैसे भी याद होनी चाहिए। तारागढ़ की हाइट है 870 मीटर। फिर झुंझुनू में ही घोसी है, ठीक, जिसकी हाइट है 740। और सिरावास है अलवर में, इसकी हाइट है 651। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे ऊंची है लोहारगल, फिर तारागढ़, फिर घोसी और सिरावास। लोहारगल, तारागढ़, घोसी और सिरावास, पहला ही ऑप्शन आंसर है आपका। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना हमको। भैंस रोड गढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार ऊपर माल का पठार कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश के नीचे का जो एरिया है वो मालवा का पठार है, ये उसके ठीक ऊपर है, ऊपर माल का पठार। राजस्थान का सर्वोच्च पठार उड़िया का पठार है, ठीक है, जो 1200 मीटर ऊंचा नहीं है।
1200 मीटर है आबू का पठार, उड़िया का पठार है 1360 मीटर ऊंचा, और राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये करेक्ट, आधा स्टेटमेंट करेक्ट है और ये गलत हो गया, इसका मतलब बी गलत है। सत्य कथन चयन करना है, ठीक है, यानी बी गलत है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। सी, आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश, गुरु शिखर, ठीक है, ये सारी प्रमुख चोटियां आबू पर्वत की है, यानी सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ए और सी, यानी आंसर अब देखना ऑप्शन 2 ही आएगा, डी भी गलत होगा। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी 56 के मैदान में नहीं, 56 का मैदान कहां है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में, और रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियां ये कहां है? हाड़ौती में, तो ये 56 में नहीं होकर हाड़ौती के मैदान में, तो डी ऑप्शन भी हो गया गलत, हालांकि हमने उससे पहले ही क्वेश्चन करेक्ट कर लिया था। अगला प्रश्न, महान सीमांत भ्रंश से संबंधित कथनों का परीक्षण करें। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है राजस्थान में, राजस्थान में जहां अरावली समाप्त होता है, अरावली के पूर्व में चलते हैं हम, अरावली से हाड़ौती की तरफ, तो अरावली और हाड़ौती के बीच में, ठीक बीच में एक भ्रंश है, एक फॉल्ट है, एक दरार है, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, महान सीमांत भ्रंश। ये कह रहा है कि यह भ्रंश भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा घोषित जियो हेरिटेज साइट में शामिल है। इसका विस्तार करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा से लेकर कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तक है। देखते हैं, पहले इस भ्रंश को देखते हैं। तो राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं, फिर यहां हाड़ौती में पठारी क्षेत्र है, तो ये पहाड़ समाप्त होकर पठार शुरू होते हैं, इनके बीच में एक भ्रंश पाया जाता है, एक आप समझिए कि एक दरार, एक फॉल्ट पाई जाती है, ठीक है, ये फॉल्ट विजिबल नहीं है, ठीक है, इस पर कई सारी लेयर्स आ की है। तो ये फॉल्ट शुरू होती है चित्तौड़गढ़ से, ये जो भ्रंश घाटी है शुरू होती है चित्तौड़ से, इसके बाद बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस तरह फैली हुई है। इसमें जो बूंदी वाला पोर्शन है, इसमें एक जगह है सातूर, इस सातूर को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है 1976 में। आइए प्रश्न पे चलते हैं वापस। क्या ये जियो हेरिटेज साइट है? बिल्कुल, ये धरोहर स्थल है, हेरिटेज साइट है, और इसका विस्तार करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है? राजस्थान का क्लाइमेट जो है वो कौन सा फीचर नहीं बता रहा है? शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता, बिल्कुल, राजस्थान का जो अधिकतम क्षेत्र है वो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में ही है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। राजस्थान में अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा होती है, ठीक है, इनएडुकेट और अनसर्टेन रेनफॉल है, दोनों ही बातें ठीक है। राजस्थान में बारिश जो है वो अपर्याप्त है, कम होती है, और अनिश्चित है, जरूरी नहीं कि हो, कम ज्यादा होती है, असमान वितरण, बारिश कम और ज्यादा हो रही है, ठीक है। अधिकांश वर्षा मार्च से जून तक नहीं, राजस्थान में मानसून का प्रवेश ही कब से होता है? जून से, जून के बाद ये मिड सितंबर, सितंबर के मध्य तक, ठीक। तो इसमें आपको चूज करना था गलत, विशेषता नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन, अधिकांश वर्षा जो है मार्च से जून तक नहीं होती, हमारे यहां मानसून ही जून से शुरू होता है, तो जून से सितंबर के मध्य तक रहता है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाले मानसून को अपेक्षाकृत कम वर्षा प्राप्त होती है, ये क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अरब सागर से जो मानसून की शाखा आती है उसके समानांतर है, ठीक है, जिसकी वजह से मानसून जो है राज्य में बिना वर्षा किए उत्तर की तरफ बढ़ जाता है, ठीक स्टेटमेंट है। बंगाल की खाड़ी की ओर से भी जो मानसून की शाखा राजस्थान में आती है वो पहुंचते पहुंचते आर्द्रता उसकी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दूरी इतनी है कि वो पूरे रास्ते जब बारिश करता हुआ आता है तो उसका जो सोर्स है वो तो बंगाल की खाड़ी में रह गया आर्द्रता का, और वो स्थल पे तो बारिश करता जा रहा है, तो वो बारिश की कमी राजस्थान तक आते थे हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई और कम वनस्पति आवरण का भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल, ये प्रभावी कारक नहीं है उतना, पर यह भी एक कारक है, इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि जैसे ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान अरब सागर से मानसून की शाखाएं आती है, ठीक है, तो इसकी कई सारी शाखाएं हैं, जो पश्चिमी घाट की तरफ जाती है, एक मध्य भारत की तरफ जाती है, एक आती है गुजरात से होकर हमारे राजस्थान की तरफ। आप देख रहे हैं कि ये शाखा जो है अरावली की उपस्थिति इनके समानांतर है, तो ये शाखाएं अरावली के पैरेलली चली जाती है। अरावली जो पर्वतमाला है वो इनका अवरोध नहीं करता, ठीक है, तो इस वजह से ये अरावली से टकरा के बारिश नहीं कर पाती और ये चली जाती है उत्तर की तरफ।
अब दूसरी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये जब राजस्थान तक पहुंचेगी तो आप देखिए कोस्टल एरिया से लेकर बारिश करना शुरू करेगी, तो आर्द्रता कम होते होते जब राजस्थान तक पहुंचती है तो इसकी आर्द्रता भी बिल्कुल कम रह जाती है और ये बहुत कम वर्षा कर पाती है। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा वो करेक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, आर्द्रता कम हो जाती है, वो भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई भी एक कारण है और कम वनस्पति भी कारण है, यानी इसमें ऑप्शन थर्ड ए बी सी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कुछ जगहों के नाम दिए, जैसे जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, है ना, ये शेखावटी, बीच में नागौर और नीचे लूनी बेसिन की जिले हैं। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो पहले देखते हैं कोपेन ने कितने जलवायु प्रदेश बताए राजस्थान में। तो कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश बताए राजस्थान में वो निम्न है 4। ठीक है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये थोड़ा अर्धशुष्क क्षेत्र है। वैसे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है शेखावटी, नागौर और लूनी, ठीक है, वो इसी एरिया में सॉल्व होगा। फिर एक CWG मैदानी भाग है, फिर नीचे माही और हाडुती वाला क्षेत्र है AW। तो ये जो BSHW है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये BS जो इसका मानक है कोपेन का, जो इसने सिंबल यूज किया है, ये यूज किया है इसने वर्षा के आधार पे, रेनफॉल के आधार पे। तो जहां रेनफॉल थोड़ी कम है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, उसको हमने कह दिया BS कोपेन ने। उसके बाद जो H क्षेत्र है, H से तापमान बता रहा है कि यहां पे गर्मी पड़ेगी, उष्ण, तो ये क्षेत्र है BSH। और W से मतलब है कि ड्राई विंटर, शीत ऋतु जो है वो शुष्क निकल जाएगी, सारी बारिश कब होगी? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा गया ये क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में कोपेन के अनुसार BSHW है, यानी कोपेन के अनुसार दूसरा ऑप्शन कैपिटल BS और स्मॉल HW। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है वहां वर्षा की परिवर्तिता सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा वायु का अभिवहनीय प्रभाव है, वायु का एडवेक्शनल फ्लो है। नहीं, एडवेक्शनल फ्लो का मतलब होता है क्षैतिज। दो तरह के फ्लो होते हैं, कन्वेंशनल और एक तो होता है एडवेक्शनल अभिवहनीय, एक होता है कन्वेक्शनल संवहनीय। जब हवाएं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में चलती है तब हम उसे कहते हैं अभिवहनीय प्रभाव, और जब हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है, देखिए ये तो कैसे चल रही है क्षैतिज हवाएं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब दो स्थानों के दाब में अंतर होता है तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती है, ये होती है एडवेक्शनल फ्लो, अभिवहनीय हवाएं। और जब हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है तो उसे हम कहते हैं संवहनीय प्रवाह, कन्वेक्शनल फ्लो। हमारे प्रश्न में जो स्टेटमेंट था वो ये था कि राजस्थान में जो धूल भरी आंधियां चलती है उसके लिए आवश्यक दशा वायु का अभिवहनीय प्रभाव है। नहीं, यहां पे संवहनीय प्रभाव है। इतनी गर्मी पड़ती है कि हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, वहां लो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर आसपास के हाई प्रेशर से यहां हवाएं चलती है, जिस वजह से धूल भरी आंधियां आती है दूर से। अगला है मई माह में राजस्थान सर्वाधिक गर्मी में प्रभावित रहता है। नहीं, जून महीने में, मई में इतनी गर्मी नहीं है। तो ये पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात गलत है। अच्छा, सत्य कथन का करना है, पहला ही सत्य हो गया, ये गलत है, ये भी गलत होगा। राजस्थान में शीतकाल में होने वर्षा को काल बैशाखी कहते हैं। नहीं, मावट। राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा कहलाती है मावट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार असत्य कथन कौन सा है इसमें से? राजस्थान में आप देखो, ये रिपोर्ट आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। हालांकि इस रिपोर्ट की स्टार्टिंग में ये सारे पॉइंट कवर्ड है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32869 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब ये फैक्ट्स हैं, तो इसमें आप ज्यादा क्या करेंगे। आरक्षित वन जो है, अभिलेखित वनों का 56.5% है। नहीं, इतना ज्यादा कभी परसेंटेज होता ही नहीं, ठीक है। ये परसेंटेज 37 के आसपास है। अगला है अवर्गीकृत। अच्छा, असत्य कथन ढूंढना है, तो यही असत्य कथन है। हालांकि आगे वाले देख लेते हैं कि अवर्गीकृत जो अनक्लासिफाइड अभिलेखित रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है वो 6.40 है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। संरक्षित वनों में मृगवन और आखेट निषेध क्षेत्र शामिल होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर है यहां पे ऑप्शन 2। फिर एक 61 है,
राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, राजस्थान में जो कृषि विभाग है हमारा, उसके अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल ठीक बात है, राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा है कृषि विभाग ने। मरुस्थलीय मिट्टी में उर्वरता की कमी तथा लवणता की अधिकता होती है। बिल्कुल ठीक है, मरुस्थल में तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होने से वाष्पीकरण ज्यादा होता है, फ्रेश वाटर का इनफ्लो नहीं होता और जो पानी है वो जाने लगता है, तो फिर पानी में और जमीन में सॉल्ट ही बचते हैं, लवण, तो इसीलिए यहां लवण की अधिकता है। लाल रेतीली मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है, नहीं, सेल्फ प्लगिंग सॉइल जो है काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। राजस्थान में पर्वतीय मृदा अजमेर भीलवाड़ा में मिलती है, ये भी स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो इसमें आपको ढूंढना था असत्य कथन, तो असत्य कथन है सी और डी, ए और बी करेक्ट है, तो ऑप्शन है आपका सेकंड। अगला प्रश्न, मैच कराना आपको मिट्टी के प्रकार को जिलों के साथ। ठीक है, जैसे एक मिट्टी का प्रकार है साई रोजेक्स, ये मिलती है राजस्थान के उत्तर में, श्रीगंगानगर में। ठीक, तो ए का ऑप्शन है सेकंड। देखिए ये ऑप्शन गया, ये गया। लाल चिकनी मृदा ये मिलती है बिल्कुल दक्षिण में। ठीक है, तो दक्षिण की जगह है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो बी का ऑप्शन है 1। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे। फिर है पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी मिलेगी आपको सवाई माधोपुर और टोंक, बेसिकली जो बनास का बेसिन है इसके थोड़े आसपास मिलती है आपको पीली भूरी मिट्टी, सी का ऑप्शन है थर्ड यानी ऑप्शन 2। और जिप्सी फेरस मिलती है आपको बीकानेर की तरफ, इसको भी एक मैप से समझते हैं। आइए, राजस्थान का जो कृषि विभाग है ये उसका वर्गीकरण है, जिसमें हमने 14 मिट्टियां, राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण में मिट्टियों का प्रकार 14 तरह के हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मिट्टी कवर हुई वो देखते हैं। तो उत्तरी भाग गंगानगर में मिलती है साई रोजेक्स, फिर बीकानेर में जिप्सी फेरस, सवाई माधोपुर टोंक एरिया में पीली भूरी मिट्टी, और नीचे दक्षिणी में डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ मिलती है रेड लोमी सॉइल, लाल चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूरी रेतीली मिट्टी पाली, जोधपुर, नागौर में पाई जाती है। ठीक है, मिट्टियों के कई सारे क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, परंतु चूना, फास्फेट और आयरन की कमी होती है। जोधपुर नागौर में भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये भूरी रेतीली मिट्टी फॉस्फेट की अधिकता से युक्त होती है, न कि फॉस्फेट की कमी होती है। तो पहली बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात गलत है। इस मिट्टी में मिलता ही क्या है? फॉस्फेट। ठीक है, थोड़ा सा और टॉपिक को देखते हैं। तो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन है ये। ठीक, तो इस पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं हमको बलुई मिट्टी, और जो हमारा क्वेश्चन था भूरी रेतीली मिट्टी, जोधपुर, नागौर और इस क्षेत्र में, इसमें है फॉस्फेट की अधिकता। ऊपर लवणीय मिट्टी और नीचे भी लवणीय मिट्टी, जहां दोनों नहरों से सिंचाई हो रही है, इंदिरा गांधी और नर्मदा नहर, यहां दोनों की मिट्टी अब हो गई है लवणीय। ठीक है, सेम की समस्या के कारण। फिर बीच में यहां मिल रही लाल पीली मिट्टी, दक्षिणी राजस्थान में लाल चिकनी मिट्टी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में काली मिट्टी, और इन दोनों के बीच लाल काली मिट्टी। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी, लाल काली के ऊपर मिल रही है लाल पीली। और ये जो पूरा क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर का, यहां मिलती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न भी मिट्टी से संबंधित है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है मिट्टी का। इस पे सवाल इस बार भी आरएस प्री में आया है। ठीक है, और हर साल आने की संभावना रहती है। ठीक, तो ये है सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों में। तो कहां की बात कर रहा है? बेसिकली दक्षिणी राजस्थान की ना। सिरोही है, वहां उदयपुर है, राजसमंद है, फिर थोड़ा ऊपर पाली है, इस तरफ भीलवाड़ा है। इसमें अधिकांश कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो देखते हैं ये क्या लिखा है, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, ये क्या बात हो रही है। तो राजस्थान को जब इस मिट्टी के क्षेत्र में बांटा जाता है, तो राजस्थान के सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है, मरुस्थल है, वहां की मिट्टी है एरिडीसोल। एरिडीसोल के ठीक पास में अरावली और एरिडीसोल के बीच का क्षेत्र, यहां मिलती है एंटीसोल। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है एंटीसोल। फिर जो ऊपर जयपुर और जयपुर के ऊपर की तरफ जो मैदानी भाग है, वहां मिलती है एल्फीसोल। और जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र है, वहां मिलती है वर्टिसोल, काली मिट्टी। अब जो पार्ट बच गया है, जो हमारा क्वेश्चन है कि पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, यहां कौन सी मिट्टी मिलती है? यहां मिलती है इनसेप्टिसोल। और इनसेप्टिसोल का एक सब टाइप है, यह भी याद रखना हमको, आजकल सब टाइप्स पूछे जाते हैं। इसका सब टाइप्स है उस्त ऑक्रेप्टिस, उस्त ऑक्रेप्टिस। ठीक, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भीलवाड़ा, सिरोही, पाली, इस तरफ मिलने वाली मिट्टी है इनसेप्टिसोल, और इनसेप्टिसोल का एक सब टाइप भी आपको याद रखना है, उस्त ऑक्रेप्टिस।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान की नदियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं अपन। पहला स्टेटमेंट है कि रूपारेल नदी को वराह नदी कहते हैं, करेक्ट, या फिर लसवारी कहते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वराह नदी तो आपको पता होगा, लसवारी आपको नहीं पता तो अब आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। राजस्थान में भुज झील का निर्माण कांतली नदी पर किया गया। देखिए क्या कर रहे हैं, आपको सेम नाम की नदी दे रहे हैं, कांतली नहीं होकर वो जैसलमेर की प्रमुख नदी है कांकनी या कांकने, तो ये हो गया गलत। आप कांतली देखते आप तुरंत उसको ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है, हो सकता है कई लोग इसको पूरा ना पढ़े, तो कांतली नदी की जगह वो नदी है कांकनी या फिर कांकने। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बनास, जो हमने आज 2-3 बार नाम ले लिया उसका, खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में बहने वाली ब्राह्मणी नदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बहती है, चित्तौड़गढ़ से शुरू होती है, चित्तौड़गढ़ में ही चंबल में मिल जाती है ब्राह्मणी नदी, खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है अरब सागर की तरफ, जबकि ब्राह्मणी नदी चित्तौड़ से जाती है चंबल में, चंबल जाती है यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। निम्न में से सत्य कथन कौन सा? एक ही कथन करेक्ट है, वो है सी, सॉरी ए और सी, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न ये भी नदी से संबंधित है। डेगाना, नागौर, बिलड़ा, जोधपुर, पाली और जालोर किस बेसिन के भाग है? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी, इस पूरे क्षेत्र में एक ही नदी बहती है, वो है लूणी। तो डेगाना, नागौर हो, बिलाड़ा हो, जोधपुर का पार्ट, बिलाड़ा में इस पे एक बहुत बड़ा बांध भी है जसवंत सागर, जिसका दूसरा नाम है पिचियाक। पाली, जालोर, जालोर में भी इस पे एक बांध है बांकली, ठीक। तो करेक्ट आंसर है इसका लूणी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, वाटरफॉल और उनकी लोकेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बूंदी का फेमस वाटरफॉल है भीमलत, ठीक, ये करेक्ट है। दूसरा है अरना झरना, अरना झरना लोकेटेड है जोधपुर में, ठीक, ये जोधपुर का बहुत फेवरेट स्थल है, और अभी मानसून का सीजन आ ही रहा है, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ के वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अरना झरना अजमेर की जगह कहां मिलेगा आपको? जोधपुर में। आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। ये कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? सेकंड सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 68। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सांबर राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बांकली झील पाली जिले में अवस्थित है। सांबर झील को रामसर की आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। क्या सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? करेक्ट। बांकली झील पाली जिले में अवस्थित है। देखिए लूणी नदी पर एक बांध है बांकली, ये बांध है जालोर जिले में, ठीक है। ये बांध बिल्कुल जालोर और पाली के बॉर्डर पे, तो बांध तो है जालोर में, और इस बांध पे जो रिजर्वायर है, जलाशय, जिसको इसी नाम से, ज्यादातर बांध पे जो जलाशय होते हैं उनको उस बांध के नाम पर ही कहा जाता है। तो ये है बांकली झील, बांध है जालोर में, झील है पाली में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। बांकली झील पाली जिले में स्थित है। फिर है सांबर झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है ना, 1980 की बात है ये, इसको शामिल किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर है थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ये भी मैच कराना है आपको झील को उनकी लोकेशन के साथ, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे जयपुर की जल महल झील, ठीक है, जयपुर की है। बीकानेर की झील है लूणकरणसर, ठीक, ये भी करेक्ट है। उदयपुर में है फतेह सागर झील, ये भी करेक्ट है। और डीड वाला झील है नागौर में, यानी ए का 1, बी का 2, ऑप्शन है आपका फर्स्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये है आईएसएफआर से रिलेटेड। आईएसएफआर 2023 कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे कि यह रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, भारत सरकार द्वारा जारी की गई। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ए। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन आवरण 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, ये भी ठीक है, इतना है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.84 नहीं 4.84, ठीक है। बस यहां गड़बड़ कर दी इसने, बाकी पूरा स्टेटमेंट करेक्ट था। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। आपको ढूंढना है सत्य स्टेटमेंट, वो है सिर्फ ए, केवल ए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कथन दे रखा है कि राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल फेडरेशन स्पिनफेड
इसकी स्थापना 1993 में की गई। ठीक है, 1 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना करी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि श्री गंगानगर की जो सहकारी स्पिनिंग मिल है वो हनुमानगढ़ में स्थापित की गई थी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ में स्थापित की गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सही कथन है ए और बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान, निम्न में से राजस्थान की पहली निजी चीनी मिल कौन सी थी? प्राइवेट शुगर मिल। प्राइवेट शुगर मिल थी मेवाड़ की, ये थी भोपाल सागर में। ठीक है, इसी की सहायक कंपनी थी उदयपुर। फिर एक थी केशवराय, ये पहली कोऑपरेटिव थी सहकारी शुगर मिल। एक है गंगानगर चीनी मिल, ये थी पहली, देखिए मेवाड़ थी प्राइवेट, ये थी पहली सार्वजनिक पब्लिक लिमिटेड। तो अपना आंसर तो है मेवाड़, क्योंकि हम सिर्फ क्या ढूंढ रहे हैं? निजी, प्राइवेट, वो थी मेवाड़। ठीक है, पहली प्राइवेट है मेवाड़, पहली सार्वजनिक पब्लिक है गंगानगर शुगर मिल, कोऑपरेटिव है केशवराय पाटन। अगला प्रश्न में मैच कराने आपको ऊन के सेंटर। ठीक है, इसका पहले मैप देखते हैं तो इजीली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बीकानेर, वहां पे स्टेट वुल मिल है, स्टेट वुल मिल। ठीक, जोधपुर में है सेंट्रल वुलन बोर्ड, केंद्रीय ऊन बोर्ड। जयपुर में है वूल ट्रेनिंग सेंटर, ऊन प्रशिक्षण केंद्र। फिर लाडनू और चूरू में है वर्स्टेड स्पिनिंग मिल। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया आपसे ऊन का प्रशिक्षण केंद्र कहां है? तो वुलन जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है जयपुर में। ठीक, केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां है? वो है जोधपुर में। ए का तो है 4, ये गया, और बी का है 2। ठीक, राज्य ऊन मिल, स्टेट वुल मिल है बीकानेर में। सी का है 3, यानी करेक्ट आंसर है 1st, और डी का रह गया लाडनू। अगला प्रश्न है जैतून रिफाइनरी से लिमिटेड। जैतून रिफाइनरी किस स्थान पे स्थापित की गई है? लून करनसर पे। ठीक, कहां स्थापित की गई है? लून करनसर। बस सीधी सीधी जगह याद रखनी है आपसे। जैतून से रिलेटेड एक और चीज है, वो है ऑलिव टी प्लांट। ऑलिव टी प्लांट। ठीक है, इसकी रिफाइनरी तो है लून करनसर में, एक जगह और है ऑलिव टी प्लांट, यह है बस्सी जयपुर में। यह है बस्सी जयपुर में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन ढूंढना है। राजस्थान में देश में सबसे अधिक खनिज विविधता है। बिल्कुल ठीक, राजस्थान को खनिज का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा वैरायटी है राजस्थान के पास खनिजों की। 81 टाइप्स के मिनरल हमारे पास। राजस्थान का चांदी कैल्साइट जिप्सम में एकाधिकार है? नहीं, हमारा डोमिनेंस है, हमारी प्रभुता इनमें। ये खनिज हमारे पास ज्यादा है लेकिन एकाधिकार नहीं है। जैसे आपने एक खनिज पहले देखा था वोलेस्टोनाइट, बेल का मगरा सिरोही में, उसमें हमारा एकाधिकार है। सेलेनाइट करके खनिज है, उसमें हमारा एकाधिकार है। ठीक, इसमें नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है गलत। राजस्थान में 81 टाइप्स के मिनरल पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचपदरा बालोतरा में, बहुत इजी। असत्य कथन ढूंढना था, वो वैसे आपको पहले ही मिल गया था। सेकंड ऑप्शन राजस्थान का। ये हो गया पूरा राजस्थान भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी। अब हम देखेंगे करंट के प्रश्न। ठीक है, समसामयिकी के प्रश्न देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 86 से। तो निम्नलिखित में से किनको मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल मिला है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है एंजेला स्वामी। ये आपको यूं के यूं याद रखना है। ठीक है, मिसेस यूनिवर्स। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ ट्रूथ। तो इनमें से स्टैचू ऑफ ट्रूथ जो है वो कौन सी शहर में स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर है अजमेर में। अजमेर में स्थापित किया गया है स्टैचू ऑफ ट्रूथ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक कलाकार ने आईफा अवार्ड 2025 में प्रस्तुति दी? ठीक है, आईफा अवार्ड 2025 राजस्थान में हुआ है, आपको पता है इस बारे में? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उस कलाकार का नाम था कुटले खान। कुटले खान। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है,
तो इसका आंसर है ABC। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये दूसरा संस्करण था जो 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उज्ज्वला स्पैरो खेल इंडिया पैरा गेम्स का आधिकारिक शुभंकर था। तीसरा ऑप्शन, राजस्थान वॉज द चैंपियन ऑफ चैंपियंस विथ 9 मेडल इन शूटिंग। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है जो आपको याद रखना है। ऐसे कैसे? अगला प्रश्न है कि सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। ठीक, जैसे सूची 1 में लिखा है तेजा जी, हरबू जी, जीन माता, संत सदाराम जी। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे भी आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेट करता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ए का सेकंड, तेजा जी अजमेर, हरबू जी सांकला जोधपुर, जीन माता सीकर और संत सदाराम जी जैसलमेर। अगला प्रश्न है एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R फोरम निम्नलिखित में से किस स्थान पे आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है ये, जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, द 12th रीजनल 3R फोरम ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रीजन was organized at Jaipur. Who became the first women president of International Olympic Committee? आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बहुत समय से प्रेसिडेंट थे थॉमस बाक। ठीक है, तो फाइनली थॉमस बाक की जगह पे अब किसी को जगह मिली है। इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, जो जगह लेगी थॉमस बाक की। अगला प्रश्न है कि फीफा ने विश्व कप 2026 में किस देश पे प्रतिबंध लगाया? ठीक है, कॉमन सेंस से भी आपको पता चल जाएगा, रशिया पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो आयोजित किया गया? बेंगलुरु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। आपको नहीं पता है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको भी नोट करके रखना है आपको कि 59th ज्ञानपीठ अवार्ड्स 2024 किसको मिला है? तो ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामसर सचिवालय स्विट्जरलैंड द्वारा वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किनको? तो जयश्री वेंकटेशन को। पर्पल फेस्ट 2025 का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका उद्देश्य था दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और समावेशिता को बढ़ावा देना। ठीक, to promote inclusion and showcase the abilities of person with disabilities। और फेस्ट का नाम क्या था? पर्पल फेस्ट 2025। अगला है अभ्यास वरुण, एक एक्सरसाइज हुई है वरुण। ठीक है, वो कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुई है? इंडिया एंड फ्रांस। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो उसमें भारत का स्थान है 14th और प्लस इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवादी घोषित किया है? तो वो है ISIS। आखिरी प्रश्न, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया का कौन सा स्थान है? चिंताजनक है, बट आपको याद रखना होगा 118। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। तो अब हम बात करेंगे संडे को हुए RS प्री और PSI टेस्ट सीरीज में आए मैथ्स और रीजनिंग के सवालों पर। तो देखेंगे हम पहला सवाल जो है क्या है। तो देखिए, पहला सवाल जो हमें दिया गया है वो ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल ये कह रहा है, एक महिला ने एक पुरुष से कहा है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? देखिए, ब्लड रिलेशन के सवालों को करने के लिए जो है हम डायग्राम जो है या फैमिली जो ट्री है वो हम बनाएंगे और फिर हम सवालों को हल करेंगे। और फैमिली ट्री बनाने के लिए जो है कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो पहले हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि वो सिंबल्स कौन से हैं, ताकि आगे जो सवाल है उनको हम बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो जो मैं सिंबल्स यूज करूंगा आगे, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। तो देखिए, जब भी हमें जनरेशन का रिलेशन बताना होगा, जैसे माता और पिता का पुत्र या पुत्री के साथ, पुत्र या पुत्री के साथ संबंध बताना होगा, तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे, इस एरो का यूज करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, जिसमें ऊपर जो है वो ऊपर वाली जनरेशन के नाम लिखे जाएंगे, जैसे माता या पिता का, और नीचे पुत्र या पुत्री के नाम लिखे जाएंगे। इसी प्रकार अगर भाई बहन के रिलेशन को बताना है तो हम बराबर का सिंबल यूज करेंगे।
भाई या बहन के रिलेशन को, ब्रदर या सिस्टर के रिलेशन को बताना है तो हम बराबर का जो चिन्ह है उसका यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर हमें पति या पत्नी का रिलेशन बताना है, पति या पत्नी का, हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन अगर बताना है तो हम इस एरो का यूज करेंगे। और अगर मुझे लिंग डिनोट करना है, लिंग को बताना है, तो अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो मैं उसको वर्ग में लिखूंगा, और अगर कोई महिला है तो उसको वृत्त में लिखा जाएगा। तो आगे जब हम सवालों की बात करेंगे ब्लड रिलेशन के सवालों में, तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, तो इनको हम समझ लेते हैं। तो ये एरो किसको बताएगा? जनरेशन गैप को बताएगा। ऊपर माता पिता का नाम आएगा, नीचे पुत्र या पुत्री का नाम आएगा। ये बताएगा भाई या बहन के रिलेशन को, भाई भाई भी हो सकता है, बहन बहन भी हो सकता है। ये बताएगा पति और पत्नी के रिलेशन को, और स्क्वायर से हम बताएंगे पुरुषों को, और सर्किल से बताएंगे महिलाओं को। ठीक है, तो इन सिंबल्स का हम यूज करेंगे। चलिए, तो अब हम सवाल को करते हैं। तो अब ये सवाल जो है इस प्रकार से है कि एक महिला एक पुरुष से कहती है, तो इस तरह के सवालों के अंदर क्या ध्यान रखना है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो उसको आप समझें ध्यान से। सबसे पहले इन सवालों में आपको ये देखना है कि व्यक्ति कहने वाला कौन है और जिसके बारे में कहा गया है वो व्यक्ति कौन है। तो इस सवाल को अगर हम समझे तो हमें कहा गया कि एक महिला ने एक पुरुष से कहा। महिला किसकी बात कह रही है? पुरुष को कह रही है। क्या कह रही है? कि तुम्हारी माँ। इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? पुरुष के माँ के बारे में। तो ये जो शब्द तुम्हारी आया है ये पुरुष के लिए आया है। इसका मतलब पुरुष की माँ के पति की बहन। तो हम इसको यहाँ डायग्राम से बना लेते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से। तो पुरुष है, पुरुष की माता, तुम्हारी मतलब पुरुष की माता, ये पुरुष की माता हो गई। के पति, इसका मतलब है पुरुष के पिता। पति की बहन, पति की बहन, ये होगी पति की बहन इस महिला के बारे में। तो अगर हम बात करें तो कहा गया है तुम्हारी माँ के पति की बहन, तो पुरुष के माता, माता के पति की बहन। इसका अर्थ यह हुआ कि ये पुरुष की जो है वो बुआ हो गई। यहां तक हमें ये पता चला है कि ये जो महिला है ये पुरुष की क्या है? बुआ है। ये बुआ है। आगे कहा गया मेरी बुआ है। तो ये जो महिला है ये मेरी का अर्थ है ये जो महिला बोल रही है, तो ये महिला की भी बुआ है। इसका मतलब ये जो महिला है ये बोलने वाली महिला की भी क्या है? बुआ, इसकी भी बहन बुआ है, जिस महिला के बारे में सवाल में कहा गया है जो कह रही है। तो ये जो औरत है ये इस महिला की भी बुआ है और इस पुरुष की भी क्या है? बुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पुरुष और इस महिला के बीच में जो रिलेशन बना वो किसका रिलेशन होगा? भाई या बहन का, क्योंकि ये दोनों की बुआ है। इसका मतलब पुरुष और महिला आपस में क्या हुए? भाई या बहन हुए। तो हमें कहा गया कि महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो महिला का संबंध किससे पूछा गया है? पुरुष से। इसका मतलब महिला जो है वो पुरुष की क्या लगती है? बहन लगती है। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है बहन, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा बहन। महिला पुरुष की बहन लगेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है हमें ब्याज के ऊपर दिया हुआ है। ब्याज के ऊपर कहा गया दो बैंकों से 500 रुपए 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है, उनके ब्याज दरों में अंतर क्या होगा? तो हम जानते हैं साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज का एक सूत्र है दर निकालने का। तो साधारण ब्याज में दर निकालने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से होता है। रेट हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इंग्लिश में हम बात करें तो रेट इज इक्वल टू आर इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये फॉर्मूला था रेट निकालने का। लेकिन हमें इस सवाल के अंदर पूछा गया ब्याज की दरों में अंतर क्या है? रेट का डिफरेंस पूछा है। अगर रेट का डिफरेंस हमसे पूछे तो हम इसमें रेट का डिफरेंस के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है अगर रेट का डिफरेंस निकालना है तो यहाँ SI का डिफरेंस लिखना है हमें कि ब्याज का अंतर क्या है, और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा इंटू 100 बटे P इंटू T ही रहेगा। तो देखिए हमें ब्याज का अंतर सवाल के अंदर दिया गया है। ब्याज का अंतर जो है वो कितना है? 2.5 रुपए है। तो हम बाकी वैल्यू पुट करते हैं और रेट फाइंड करते हैं। तो रेट का जो डिफरेंस आएगा ये इस प्रकार आ जाएगा कि ब्याज का अंतर जो है वो है 2.5 रुपए, ब्याज का अंतर 2.5 रुपए इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमें दे रखा है 500, और जो समय दिया गया है वो दिया गया है 2 वर्ष का। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम जानते हैं 0 से 0
कट जाएगा, पॉइंट हटा देते हैं तो अपॉन में 10 आएगा, 5 से कैंसिल आउट करें, 25 5 बार कटेगा और 5 से ये 10 कटेगा 2 बार, तो ये वैल्यू आई 1/4। एक में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। इसका मतलब है कि ब्याज की दर का जो अंतर होगा वो होगा 0.25। देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है 0.25%। तो ब्याज की दरों का जो अंतर मिलेगा हमें वो मिलेगा 0.25 का। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। अगला सवाल जो है फिर से किसका दिया गया है, ब्लड रिलेशन का। तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल। राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है, तो हम इसको साथ साथ लिख लेते हैं। हमें कहा गया कि राजन सचिन का भाई है, तो हम बना लेते हैं राजन, ये भाई है किसका, सचिन का। तो भाई और बहन के रिलेशन को हम बराबर से बताएंगे, तो इसका मतलब है कि राजन और सचिन आपस में क्या हुए, भाई हुए। आगे कहा गया कि मानक राजन का पिता है, मानक जो है राजन का पिता है और ये दोनों आपस में भाई है, इसका मतलब दोनों का पिता होगा, मानक जो है वो दोनों का पिता होगा, मानक हो गया दोनों का पिता। जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, लेकिन हमने जगत को यहां नहीं बनाया, तो एक बार इसको स्किप करते हैं, आगे पढ़ते हैं। और प्रिया सचिन की पुत्री है, प्रिया किसकी पुत्री है, सचिन की, तो सचिन की पुत्री हम बना देते हैं प्रिया, ये सचिन की पुत्री हो गई, सचिन की पुत्री हो गई प्रिया। अब हम देखते हैं जगत प्रिया का भाई है, तो प्रिया का जो भाई हो जाएगा वो हो जाएगा जगत। देखिए तो अब यहां से हम इस ग्राफ को समझे या इस चार्ट को समझे, तो ऐसा कुछ है कि मानक है, मानक की 2 संतानें हैं राजन और सचिन, सचिन की एक पुत्री है प्रिया और उसका भाई है जगत। इसका मतलब प्रिया और जगत आपस में भाई बहन है और ये दोनों सचिन की संतानें हैं। चलिए अब हम देखेंगे सवाल क्या कर रहा है। सवाल हमसे पूछा गया है जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा, चाचा कौन होता है, पिता का भाई। तो हम देखते हैं कि यहाँ जगत के पिता का भाई कौन है, तो ये है जगत, जगत के पिता है सचिन और सचिन का जो भाई है वो कौन है, राजन है। इसका मतलब जो राजन है वो जगत का चाचा होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो हम कहेंगे सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल है फिर से ब्याज का। 4400 पर 4 वर्ष में 2816 साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं। यदि ब्याज की दर 2% अधिक या होती या वृद्धि होती उसमें, तो उसी राशि पर उसी अवधि में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो अब ये कहा गया कि कुछ वर्षों का हमें ब्याज दे रखा है, 4 वर्षों का, अगर हम दर को बढ़ा दें तो ब्याज भी है बढ़ जाएगा, ये हम जानते हैं, लेकिन वो कितना बढ़ेगा, नया ब्याज क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया। तो ब्याज किस प्रकार से बढ़ता है वो देखिए। तो जो हमें कहा गया है कि 2%, इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज जो है 2% अधिक मिलेगा। हमें कहा गया है 4 वर्षों के बारे में, तो हम कहेंगे 4 वर्षों में 4 × 2 करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 8%। इसका मतलब टोटल 4 वर्षों में आपको 8% ब्याज क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो 8% अधिक ब्याज प्राप्त होगा, अधिक ब्याज। तो हम देखते हैं कि 8% ब्याज जो है कितना बनता है। तो हमारे पास मूलधन कितना है, 4400। हम 4400 का 8% निकालते हैं तो ये हमारे पास निकल कर आएगा, अगर आप गुणा करेंगे 8 चौक 32, 3 हासिल 32 और हम कहेंगे 3 कितने हो जाएंगे 35, 352 रुपए। इसका मतलब 352 रुपए ब्याज हमें अधिक मिलेगा। पहले हमें कितना ब्याज मिल रहा था, तो सवाल में कहा गया कि पहले जो है 2816 मिल रहा था, अब हमें 2% अधिक ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब 352 रुपए 4 साल में अधिक मिलेंगे। 4 साल के 352, इसमें अगर हम जोड़ दें तो 6 + 2 8, 5 + 1 6, 8 और 3 11, एक हासिल लगेगी तो ये हो जाएगा 3, तो ये बनेगा 3168 रुपए। तो अगर ब्याज की दर 2% अधिक है प्रति वर्ष, इसका मतलब हमें 3168 रुपए ब्याज मिलेंगे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है उसमें ये बताया गया 3168, तो ये हमारा सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का। तो फिर से हम फैमिली ट्री जो है वो बनाते हैं। तो ए बी की बहन है, ये कहा गया, तो ए को बी की बहन बना दीजिए। ए बहन है किसकी, बी की। हम जानते हैं महिलाओं को हम किससे बताएंगे, सर्किल से। बराबर किसको बता रहा है, भाई बहन के रिलेशन को। सी बी की माँ है, सी किसकी माँ है, बी की माता। देखिए बी की माता है तो ए की भी क्या होगी, माता, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन के रिलेशन से जुड़े हुए। इसका मतलब है कि सी जो है दोनों की माता है। डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, सी का पिता है। तो सी का पिता क्या कौन हो जाएगा, डी। तो ये हो गया डी, पिता है, इसका मतलब स्क्वायर के अंदर लिखेंगे पुरुष है ये।
और ई डी की माँ है। ई किसकी माता है? डी की माता है। तो ई जो है वो माता हो जाएगी डी की। तो डी की माता कौन होगी? ई। तो हमारा जो फैमिली ट्री बना वो जिस प्रकार से बना है, सबसे ऊपर है ई, ई का पुत्र है डी, डी की पुत्री जो है वो है सी, और सी की दो संतानें, एक ए है और एक कौन है? बी, जिसमें ए जो है एक लड़की है, महिला है। हमें क्या पूछा गया? ए डी से कैसे संबंधित है? ए किससे? डी से। तो देखो डी से ए का रिलेशन हमें देखना है, तो डी से हम ए की तरफ आएंगे। अगर मैं डी से ए की तरफ आता हूं तो यहां हम देख पा रहे हैं ये रहा डी और ये रहा ए। तो अगर मैं डी से आता हूं तो डी से नीचे आते हैं तो ये इसकी पुत्री है और ये उसकी भी पुत्री है। तो पुत्री की पुत्री, पुत्री की जो पुत्री होती है उसे हम कहते हैं दोहित्री या दोहित्री कहा जाता है। तो हम कहेंगे ए जो है वो डी की क्या है? दोहित्री है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से ब्याज का पूछा गया हमसे। ये सवाल है, किसी धन का 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से तथा 11% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज में 100 रुपए का अंतर आ रहा है। हमें कहा गया कि ब्याज का अंतर कितना है? 100 रुपए का। मूलधन हमें बताना है कि मूलधन कितना है। तो देखिए इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। हमें ये कहा गया कि 5 वर्षों में 7 की दर से, तो प्रति वर्ष अगर 7% ब्याज मिलता है तो 5 वर्षों में टोटल ब्याज क्या मिलेगा? तो 5 × 7% हम करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा? 35%। इसका मतलब इस केस में हमें ब्याज मिलेगा टोटल 35% का। लेकिन अगर यही ब्याज की दर 11% हो तो 5 वर्षों में जो हमें ब्याज मिलेगा 11 की रेट से, तो ये हो जाएगा 55% टोटल ब्याज। और जैसे हमें सवाल में कहा गया है कि पहले 35% जो ब्याज मिल रहा है वो, और जो 55% ब्याज मिल रहा है उनका अंतर कितना दे रखा है? हमें 100 रुपए का दिया हुआ है। तो यहां अगर मैं परसेंटेज में अंतर देखता हूं तो ये परसेंटेज में आप अंतर देख पा रहे हैं, कितने परसेंट अधिक दिख रहा है? 20% आपको अधिक दिख रहा है। इसका मतलब 20% जो है वो दोनों का अंतर है, जो हमें कहा गया है 100 रुपए के बराबर है। तो हम कहेंगे 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपए है। तो आपको पूछा गया है मूलधन क्या है? मूलधन का मतलब कि टोटल अमाउंट जो है वो कितना है? टोटल अमाउंट का मतलब 100% वैल्यू हमें बतानी है। तो 100% जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 100/20 × 100। इसको अगर मैं इससे काटता हूं 5 बार कटेगा, 5 × 100 कितना बन जाएगा? 500। तो हम कहेंगे जो हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो कितना हो जाएगा? 500। 500 देख पा रहे हैं, चौथा ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 500 रुपए। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल फिर से ब्लड रिलेशन का पूछा गया। हमें कहा गया कि फोटो की तरफ इंगित करते हुए मिहिर कहता है। तो फोटो की तरफ इशारा किया गया है और बोलने वाला कौन है? मिहिर। तो इसमें ध्यान रखना है। तो बोलने वाला है मिहिर, किसके बारे में बोल रहा है? फोटो वाले के बारे में बोल रहा है। क्या कह रहा है? उसकी बहन, उसकी मतलब यहाँ किसकी? फोटो वाले की बात हो रही है। तो ये फोटो वाले की बहन की बात कर रहा है। तो फोटो वाले की बहन मैं यहां लिख लेता हूं। तो यहां कोई फोटो वाला है, ये व्यक्ति है फोटो वाला, उसकी कोई बहन है, इसके बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बहन मेरे, मेरे मतलब किसकी बात हो रही है? मिहिर की। तो यहां मिहिर, ये हुआ मिहिर। तो मेरे भाई के लड़के तुषार की माँ है। तो मिहिर का भाई है, भाई का एक लड़का है तुषार, उसकी माता है ये वाली महिला। तो इसका मतलब ये तुषार की माँ है। इसका मतलब तुषार इसका पुत्र हुआ, और तुषार जो है वो क्या है? मेरे भाई का लड़का। मेरे मतलब मिहिर के भाई का लड़का। तो तुषार मिहिर के भाई का लड़का है। तो अगर मैं बात करता हूं कि यहां ये मिहिर हो, उसका एक भाई है और भाई का लड़का है तुषार, ये इस महिला का भी लड़का है और इस मिहिर के भाई का भी लड़का है। इसका मतलब ये महिला और मिहिर का जो भाई है वो आपस में क्या होंगे? पति पत्नी होंगे, तभी दोनों की संतान बन जाएगा तुषार। ठीक है, तो अब देखो मिहिर के भाई का लड़का कौन है? तुषार। और ये जो तुषार है इस फोटो वाले की क्या है? बहन का, या फोटो वाली जो है इसकी बहन, ये तुषार की क्या है? माता हमें दिख रही है। तो अब देखिए क्या पूछा गया है। तो बताइए मिहिर तुषार से क्या संबंध रखता है? तो मिहिर का तुषार से क्या संबंध है ये पूछा गया। तो तुषार से हम मिहिर की तरफ चलेंगे। तो तुषार से अगर हम मिहिर की तरफ चले तो तुषार, ये तुषार के पिता है और पिता का भाई है कौन? मिहिर। तो पिता का जो भाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चाचा। तो मिहिर जो है वो तुषार का क्या हो गया? एक तरह से चाचा हो गया, या हम बात करें अंकल है, ये इंग्लिश में हम कहें तो अंकल होगा। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है वो इसका हमारा सही आंसर है, चाचा या अंकल। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला सवाल जो है ब्याज के ऊपर है। हमसे ये कहा गया है कि 8,600 रुपए हैं, दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज और दूसरे पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है बराबर है। तो पहले भाग और दूसरे भाग का ब्याज क्या है, बराबर। और टोटल जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8,600 रुपए। तो हम देखते हैं टोटल अमाउंट है 8,600, इसके दो हिस्से किए गए। ये दो हिस्से कितने हमें पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि एक हिस्सा x है, दूसरा क्या है, y। अब पहले पर ब्याज लेगा 15 की रेट से 4 साल, तो इस पर ब्याज निकालते हैं। ब्याज का वही फॉर्मूला P × R × T अपॉन 100 वाला। तो मूलधन हमारा हो जाएगा x, रेट हमें दे रखी है 15 और जो टाइम दिया गया है वो दे रखा है 4 वर्ष अपॉन 100। ये पहली राशि पर ब्याज। दूसरे भाग पर ब्याज निकालें y, उस केस में रेट है हमारे पास 20%, टाइम है हमारे पास 3 साल अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम दोनों को क्या कर दें, बराबर, क्योंकि हमें कहा गया है कि दोनों ब्याज क्या है, बराबर है, इक्वल है दोनों से मिलने वाला ब्याज। सिंप्लीफाई करिए, 100 से 100 कटेगा यहाँ पर। देखिए 20 × 3 करेंगे तो होगा 60, 15 × 4 करेंगे तो होगा कितना, 60, 60 से 60 कटेगा। तो फाइनली ये निकल कर आया x = y है। तो इसका जो हमने दो भाग माने थे x और y, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। और टोटल जो अमाउंट दे रखा था वो हमारे पास था 8,600। अगर इसको हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारे पास जो भाग निकल कर आएंगे वो ये होगा कि जो x है वो हो जाएगा 4,300 और जो y है वो भी हो जाएगा 4,300। अब हमें कहा गया है कि दोनों भागों का अंतर क्या है। तो दो भाग है हमारे पास 4,300, 4,300, दोनों का अंतर लेना है। तो दोनों का जो अंतर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 0, 0 निकल कर आएगा। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 0 या फिर 0। तो इसका सही आंसर होगा 4th ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन के ऊपर। देखिए क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है अरुष अंबिका का पुत्र है, अंबिका और अवनी बहनें हैं, आरती अवनी की मां है और अमन आरती का पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो हम फैमिली ट्री बना लेते हैं इनका। अरुष अंबिका का पुत्र है, तो हम बना देते हैं अंबिका का एक पुत्र है अरुष नाम से, तो अंबिका उसका पुत्र, तो अंबिका का पुत्र हो गया अरुष। आगे हमें कहा गया है अंबिका और अवनी बहनें। अंबिका और अवनी जो है, अवनी दोनों क्या है, बहनें। तो अंबिका और अवनी क्या होगी, बहनें हो गई। आरती अवनी की मां है। आरती किसकी माता है, अवनी की माता है। अवनी की माता है तो अंबिका की भी माता होगी क्योंकि दोनों बहनें। तो आरती इन दोनों की माता हो गई, आरती होगी दोनों की माता, तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा। आगे कहा गया और अमन आरती का पुत्र है। अमन किसका पुत्र है, आरती का पुत्र है। आरती की दो संतानें पहले से, एक अमन और है, ये इनका पुत्र है। इसका मतलब अमन अंबिका और अवनी का भाई हो गया। तो अमर जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी अमन जो है वो इन दोनों का भाई हो गया है, ये हो गया अमन। तो अब हमारे पास फैमिली ट्री इस तरह से बना। आरती की 3 संतानें, अंबिका, अवनी और अमन, और अंबिका जो है उसका एक पुत्र है जिसका नाम है अरुष। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कि जो कथन हमें दे रखे हैं ऑप्शंस के अंदर उनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो चलिए पहला कथन देखते हैं क्या है। अमन और अरुष चचेरे भाई हैं। तो देखिए अमन यहाँ पर है, अरुष यहाँ पर है। आप अगर इनको ध्यान से देखें तो इनमें एक जनरेशन का गैप आ रहा है। भाई का रिलेशन हमेशा सेम जनरेशन में होता है, तो उनका नाम एक ही लाइन में आपको मिलेगा। अगर एक जनरेशन गैप आ रहा है इसका मतलब उनके अंदर भाई का रिलेशन नहीं हो सकता। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर गलत हो जाएगी, वो सही नहीं होगी। दूसरी स्टेटमेंट हमें कही गई अमन अरुष के मामा है। अमन जो है अरुष के मामा, मामा कौन होता है, माता का भाई। इसका मतलब अरुष की माता कौन है, अंबिका, और अंबिका का जो भाई है वो कौन है, अमन है। तो अंबिका का भाई अमन है, इसका मतलब अमन जो है वो अरुष का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। अगर ये मामा है इसका मतलब दूसरी जो स्टेटमेंट है वो क्या हमारी सही है। बाकी दो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए अवनी अरुष की नानी जी है। देखिए तो अवनी जो है अरुष की नानी जी कौन होती है, माता की माता। तो अरुष की माता है अंबिका, उसकी माता क्या यहाँ पर अवनी बन रही है, नहीं। तो अवनी जो है वो अंबिका अरुष की माता की बहन है, इसका मतलब मौसी है अवनी, नानी जी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा इसमें गलत। चौथा है अंबिका और आरती बहनें। तो देखिए अंबिका और आरती बहनें क्या, तो अंबिका और आरती ऊपर नीचे इनका है, तो ये बहनें नहीं है, ये माँ और पुत्री का संबंध रखते हैं, तो ये बहनें नहीं है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन कि अमन अरुष के मामा है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए अगला सवाल फिर से ब्याज के ऊपर है। क्या है सवाल देखिए, अनिकेत ने 25,000 रुपए को दो भागों में अलग अलग बैंकों में 15% और 18% की दर से ब्याज की दरों में जमा किया। उसने वर्ष में 4,050 रुपए का ब्याज कमाया है। 18% की दर पर कितनी राशि उसने जमा कराई, ये हमें बताना है, ये पूछा गया हमसे। चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल जो ब्याज दे रखा है 4,050, दोनों भागों से जो टोटल हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है 4,050। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये टोटल कितने परसेंट है। तो हम ये देख लेते हैं कि 4,050 जो है वो 25,000 का कितना परसेंट है। तो हम परसेंट अगर निकालते हैं इसका, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे 81 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो हमें टोटल ब्याज मिल रहा है वो 81/5% है। 81/5% है टोटल, दोनों हिस्सों को मिलाकर। तो अब देखिए दो हिस्से हमें दे रखे हैं, तो हम इसको इस प्रकार करेंगे कि पहला जो हिस्सा है उसको हमने दिया 15% के ब्याज पर, दूसरे हिस्से को हमने दिया 18% के ब्याज पर, और दोनों से मिलाकर जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 81/5% मिल रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे यहां पर। ये तरीका हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था पिछले डिस्कशन के अंदर भी कि अगर आपको जब भी दो वैल्यू दी जाए, एक वैल्यू दे रखी है दूसरी दे रखी है, दोनों को मिलाकर हमें कुछ दिया जाए, उस केस में हम ये तरीका लगा सकते हैं। अब यहां पर हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस इस तरफ लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस इस तरफ लिखना है, जिससे हमें दो भागों का अनुपात मिलेगा, रेशियो मिलेगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए, क्योंकि नंबर फ्रैक्शन में, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि जो डिवाइड में नंबर हो तीनों के, उससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये नंबर सिंप्लीफाई हो जाए। तो जैसे यहाँ 5 लिखा है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 × 5 ये तो हो जाएगा 75, 75। इसी तरह ये हो जाएगा 18 पंजे 90, और यहां 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 81। अब मेरे लिए डिफरेंस निकालना आसान हो जाएगा। तो 90 और 81 का जो अंतर है वो क्या होगा 9। इसी प्रकार 75 और 81 का जो अंतर है वो कितना आएगा 6 आएगा। हम दोनों को सरल कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 2 बार। तो हमारे पास जो दोनों भाग होंगे, जो दो भाग हमने 15 और 18% ब्याज पर दिए थे 25,000 के करके, तो उन दोनों का अनुपात जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 3:2। इसका अर्थ ये हुआ कि हम 25,000 को क्या करते हैं 3:2 में बांट देते हैं। तो हमारे पास टोटल अमाउंट 25,000 था, तो इसको हम बांट देते हैं 3:2 में। जब हम इसको 3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना भाग आएगा। तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि हम अनुपातों का योग ले लें। 3 + 2 कितना 5, और 25,000 में 5 का भाग दें। 25,000 में 5 का भाग जाता है 5,000 बार। 5,000 × 3 करेंगे, 5,000 × 2 करेंगे, 5,000 × 3 करेंगे तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो पहला भाग आएगा 15,000, और 5 × 2 करेंगे तो ये आएगा 10,000। तो पहला भाग है 15,000 और दूसरा भाग है 10,000। हमें पूछा गया है 18% वार्षिक ब्याज की दर पर कितनी राशि जमा की गई है। तो 18% वाला कौन सा दूसरा भाग था, ये वाला। तो दूसरा हिस्सा कितना हमारे पास 10,000। तो हम कहेंगे इसका जो सही आंसर है वो क्या बनेगा, चौथा ऑप्शन, मतलब 10,000 रुपए। तो ये हमारे कुछ सवाल थे हमारे गणित और रीजनिंग में, जो संडे को हुए RS प्री और PSI की टेस्ट सीरीज में आए थे।